लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि हमारा एमसी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में कामयाब रहता है और लगातार बैक टू बैक उन्हें क्लियर भी करता रहता है। और तभी यहाँ पर आता है इन इंग्रेडिएंट्स को पहचानने का समय। तो वो क्या लगता है कि इन सभी के सभी इंग्रेडिएंट में मूनलाइट, वाटर एंड सन हैंगिंग लाइट है, उसे रियली डिफिकल्ट है ऑब्टेन करना। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे। खैर, मुझे इस बात पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आखिरकार मेरी जो कॉम्बैट स्किल है वो स्काई स्प्लिटिंग फुल मून ब्लेड है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर मैं अपने लिए उसका इंतजाम तो कर ही सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कांगयून पीएल भी मौजूद है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा फायदा बाकी में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यारलान से ट्रांसफॉर्म होकर वाटर के अंदर जाऊंगा और उससे वाटर सोर्स मांग लूंगा, और वो तुरंत यारलान के पास पहुंच जाता है। तो यारलान उसे देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है और वो मांगता है कि मुझे जल्दी जल्दी वाटर दे दो। तो वो बिना कुछ सोच समझे उसे दे देती है। इसको देखकर वो खुश होता है और उससे कहने लगता है कि वाह, मुझे वाकई में मूनलाइट वाटर इतनी आसानी से मिल गया, मैंने सोचा भी नहीं था। और फाइनली इसका जो प्लान है वो काम करने लगता है। और अब बारी होती है उसको पिल रिफाइन करने के लिए, और सारे के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उस कल्डरन में जाकर डाल देता है ताकि रिफाइन कर सके। उस कंपटीशन का होस्ट और वाइस मास्टर यहाँ पर जब उसे रिफाइन करते हुए देखता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है कि मुझे लगा था कि जिस पर्सन को वांग युआन ने चूज किया है वो किसी ने एक नंबर का बेवकूफ होगा और उसे कुछ भी पिल रिफाइनिंग के बारे में नहीं पता। लेकिन किसे पता था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट निकलेगा। तभी हमारा एमसी सन हैंगिंग लाइट का लेने का इस्तेमाल करता है नेक्स्ट स्टेप में, और कहने लगता है मनी मन में, मेरे पास पता है 21st सेंचुरी की विजडम है, यानी कि मेरे पास भविष्य का ज्ञान है। और तभी वो वहां पर उस पेड़ में आग डालना चालू कर देता है, जो कि आसमान के सूरज की रोशनी की सूरज की रेस जब उसमें जारी होती है तो उसमें वो पैदा होने लगती है आग जैसी चीज। मुझे पता है कि ये चीज यारलान पर थोड़ा बहुत टफ होने वाली है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यारलान। और बिना किसी परेशानी के वो उसे कलेक्ट करने में कामयाब रहता है। और जब सब कुछ इंग्रेडिएंट तैयार हो जाते हैं तभी वो कल्टन बहुत ज्यादा तेजी से जलने लगता है और धीरे धीरे करके समय निकलता रहता है। और जब समय खत्म हो जाता है तभी वो बंदा अनाउंस करते हैं, उससे कहने लगता है कंपटीशन यहाँ पर समाप्त होता है। और अब से इस राउंड के बाद का जो कंपटीशन है उसमें 5 लोग बचे हुए हैं। देखते हैं कि आखिरकार फर्स्ट पोजीशन, थर्ड और सेकंड पर कौन आने वाला है। लेकिन हमारे एमसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। तो कहने लगता है कि इसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और तभी वहां पर जैसी लिस्ट आती है तो वो लिस्ट देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर मल्टी डायमेंशनल साइंटिफिक इवोल्यूशन, पिल फायर कंट्रोल के बेस्ड पर फार्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी सी, उसकी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और अदर फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि इस कंपटीशन का जो चैंपियन है वो कोई और नहीं बल्कि मैं है जियांग बेई। ये कंपटीशन इतना जल्दी खत्म होता है कि हमारे एमसी को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये सब उसके साथ हो गया रहा है। और अगले ही पल वो अपने बेड पर होता है आराम करते हुए और कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। मैं बस ऐसे ही फर्स्ट प्लेस आ गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से वो कुछ महसूस करता है और वो समझ जाता है कोई तो है यहाँ पर। जियांगनार वहां पर उठ जाता है तो अपने बेड के बगल में देखता है और पता चलता है कि मिस वांग वहां से ऑलरेडी गायब है। तभी मिस वांग को दिखाया जाता है जो कि उस वाइस लॉर्ड के बाद पहुंच गई होती है, और उससे कहने लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट ओयोंग, तुमने इस बार का जो पिल कंपटीशन है वो अच्छी तरीके से होस्ट किया है। मैं तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन है मैं ट्रूथफुली लॉर्ड हेडिस के पास पहुंचा दूंगी। ये बात सुनकर वो उसका धन्यवाद कहने लगता है और कहता है कि होली मेडन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके इंस्ट्रक्शन के लिए नहीं हुआ होता होली मेडन, तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो कभी भी नहीं जीत पाते, खासकर वो जियांग वेई और जियांग नान इस तरीके से एडवांस नहीं कर पाते। पर मुझे इस बारे में कभी भी नहीं पता चला था कि ये सब हो क्यों रहा है। खैर वो भी हो, मैं कभी भी पर्पल क्लाउड सेट को ऑफेंड नहीं करना चाहता, ना ही कोल्ड आइस पवेलियन को। अगर ये इन दोनों के लिए नहीं होता, अगर आपने मुझे ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए होते, क्योंकि उनके जो लोग हैं उन्हें थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस हासिल हुई है, तो मिस वांग उससे कहने लगती है कि ये सब कुछ देखा जाए तो वे सभी के सभी लोग उस रैंक को हासिल करना चाहते थे। और ये सारी की सारी मेरी बात तो हो नहीं सकती कि मैंने पूरी तरीके से उसे रैंक दिलवाई है। उन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया था अल्केमी का, जो कि वाकई में स्ट्रॉन्ग है। मैंने सोचा भी नहीं था इस बारे में। इनको अल्केमी सीखते सीखते ज्यादा से ज्यादा 10 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी ये बात सुनता तो कहने लगता कि होली मेडन, अगर मैं सच सच कहूँ तो आखिरकार जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो मुझे वो अल्केमी जीनियस के बारे में याद आ जाता है जिसका नाम जियांग वांग वान था। जब ये बात मिस वांग को सुनाई देती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। उससे कहने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों के काम में दखल ना रहा हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए होली मेडन। ये बस मैंने बस ऐसे ही कह दिया, आपको ध्यान मत दीजिए इस पर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लॉर्ड हेडिस ने उसकी अप्रूव्ड दे दिया है जो मेडिसिन मैन थे जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में। क्या ये तो बस इसके एक पर्सनल मैटर था। तभी हमारी मिस वांग उससे कहने लगती है कि हमारे लॉर्ड हेडिस के प्लान के हिसाब से मैं क्रिएशन सेक्ट में जाऊंगी जियांग नान और जियांग बेई के साथ।
साथ। अब जैसा कि तुम जानती हो कि हमारा पूरा का पूरा जो डिमोनिक क्लैन है वो पूरी तरीके से केओस में भरा पड़ा है, और इसलिए हमें ऋतुतिष कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसा कि हमने प्लान किया था। और वो प्रेसिडेंट इस बात से एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तभी मिस वांग एमसी के पास जाकर उससे कहने लगती है कि ये स्काई स्टार हब है और क्रिएशन सेट का रिकमेंडेशन लेटर है जो कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट ओयोंग से मिला था लास्ट नाइट में। जियांगनाम उसे देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता कि ओ, तो रात को जब मिस वांग वहां से गायब हो चुकी थी अचानक कैसे, तो मुझे लगता कि मुझे गलतफहमी हो रखी होगी। लेकिन हमारा एमसी उस रिकमेंडेशन लेटर को देखकर उसे कहने लगता है कि आखिरकार जो हम लोग क्रिएशन सेक्टर में बिना किसी रिकमेंडेशन लेटर के क्यों नहीं जा सकते, और मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि तुम हमारे साथ उस क्रिएशन सेक्टर में कैसे जा सकती हो। तो वो उससे कहने लगती है कि मैं ऑलरेडी क्रिएशन सेक्टर की मेंबर हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया क्या। और जैसे ही ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड निकाल कर मिस वांग के गर्दन पर रखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या पर्पस था हमें इस तरीके से अप्रोच करने के लिए, कि हमें तुमने क्यों ट्रिक किया इस तरीके से कि हम क्रिएशन सेट को जाकर ज्वाइन करें। तभी उसका ब्रदर उसके पास आकर उसे रोकता है और शांत करता है। वो कहने लगता है कि ब्रदर अब आपको साइड में हट जाना चाहिए, मैं इससे बात करता हूँ। तो मिस वांग के घबराहट के कारण पसीने छूट जाते हैं और वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने किसी पर्पस के कारण तुम दोनों को अप्रोच किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने तुम्हें बिल्कुल भी बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की थी ताकि इस कंपटीशन में तुम्हें जीत सको और तुम्हें स्काई स्टार हब मिल सके। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हें सब्जेक्ट चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिरकार तुम्हारा जो रियल पर्पस है, तुम्हारा जो प्लान है हमें इस तरीके से ट्रिक कर कर इस क्रिएशन सेट में ज्वाइन करवाने के लिए, उसके बारे में बताओ। अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बस, तो वो थोड़ा सोचती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है, अब लगता है कि मैं अपने गोल को तुमसे बिल्कुल भी नहीं छुपा सकती, तो मैं अपने सच्चाई के बारे में बताती हूँ। तो मुझे जाना है डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड में। जब एमसी ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार ये डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड कैसी जगह है। और मिस वांग अपने आप को, अपनी गर्दन को उसकी स्वॉर्ड से बचाने के लिए जंग नान के पीछे जाकर छुप जाते हैं और उससे कहने लगते कि वे एक सीक्रेट रियल में, लेजेंड में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक ऐसा मिरर मौजूद है उस सीक्रेट रियल के अंदर जिसमें पास्ट जाकर हम देख सकते हैं, और मुझे वे मिरर ढूंढना है ताकि मैं देख सकूं कि आखिरकार मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ क्या हुआ था, और आखिरी बार अपने पेरेंट्स को भी देखना है मुझे। ये देखकर जियांगनान उसको रोकता है और उससे कहने लगता है कि मिस वांग आपको इतना ज्यादा उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एमसी कहने लगता है कि आखिरकार हमारे क्रिएशन सेक्टर में जाने से तुम्हारा गोल से क्या लेना देना है। तो मिस वांग उससे कहने लगती है कि हमें अगर उस डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड में एंट्रेंस लेनी है तो तुम्हें सेक्ट डिसिपल टोकन, जेड टोकन की जरूरत पड़ेगी, और तो और सिर्फ ये टोकन उन्हें मिलता है जो कि सी स्प्लिटिंग रियलमी पर मौजूद होते हैं, और वही उसके अंदर जा सकते हैं। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है, उससे कहने लगता है कि लेकिन आखिरकार तुमने हमें क्यों चुना, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं समझ रहा हूँ तो तुम भी तो हैगो रियलमी पर मौजूद हो ना। ये बात सुनने के बाद मिस वांग उससे कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों के दोनों एंडलेस सी से आए हुए हो, और तुम्हारे बॉडी के ऊपर कांगियन पीएल का ऑरा भी मौजूद हो रहा है। जैसा कि तुम जानती हो हम लोग कांगियन पीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं काफी ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में उस डिवाइन फॉर्मुलन ग्राउंड में, और तुम दोनों के पास वो एनर्जी मौजूद है, तो सीधी सी बात है कि तुम दोनों सुटेबल कैंडिडेट्स हो वहां पर जाने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि अब तुम बताओ कि आखिरकार हम तुम्हारी मदद करें तो करें क्यों, हमें स्काई स्टार हर्ब चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है ऑलरेडी। तभी वहां पर सिस्टम बाहर आती है और उससे कहने लगती है कि हे होस्ट मेरी बात ध्यान सुनो, जो डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड है वहां पर तुम्हारी जो फाइनल हब तुम्हें चाहिए ओल्ड हार्ड मर्डन्स को बचाने के लिए, फ्लेम हेल फ्लावर, वो वहां पर मौजूद है। और जैसे ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो तुरंत मिस वांग के पैर पकड़कर भीख मांगने लगता है कि हीरोइन प्लीज मुझे डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर ले चलो प्लीज। और फाइनली वो लोग उस क्रिएशन सेट के गेट पर पहुंच जाते हैं। तभी उसका सीनियर ब्रदर बाहर आता है और उससे कहने लगता है कि ओह तुम जरूरी यंग जियांग होगे, तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। ये देखकर हमारा एमसी थोड़ा सफरा हो जाता है क्योंकि जो सामने उसके बंदा खड़ा हुआ है वो भी यहाँ पर सेकंड प्लेस वाला विनर है पिल कंपटीशन का। अंदर जाते जाते वो सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि जो जूनियर सिस्टर वांग है उन्होंने जैसा कहा था हमारे क्रिएशन सेट के लिए वैसे ही अपने अच्छे अच्छे टैलेंट यहाँ पर लेकर आ जाएगी। अब तुम्हारी परफॉर्मेंस जब मैंने प्री कंपटीशन में देखी थी उस हिसाब से पता चलता है कि अगर तुम हमारे सेट को ज्वाइन करोगे तो हमें ही इससे फायदा होने वाला है। जब ये बात एमजी को पता चलती है तो वो उसको देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो जो वांग युआन है वो आउटसाइड रिक्रूटर है तुम्हारी क्रिएशन सेट की, उस वक्त उस कंपटीशन में इसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था। खैर ये तो सही खेल गई है। तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं तो वो बताने लगता है कि ये जो रॉब्स हैं, आई मीन ये कपड़े और जेट टोकन तुम्हें दिए जा रहे हैं हमारे इस सेट का, और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है इस क्रिएशन सेट के दौरान जब तुम करोगे तो तुम यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो क्रिएशन सेट के डिसेबल होने के नाते। ये बात सुनकर वो उनका धन्यवाद देने लगते हैं। तो जियांगनान उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर क्वीन आखिरकार जो मिस वांग है वो हमारे साथ जो आई थी वो कहाँ गई यहाँ से। तो उसका सीनियर ब्रदर क्वीन उसे बताने लगता है कि जो जूनियर सिस्टर है उसे सेट का एक मिशन मिला है अभी इंपॉर्टेंट और अर्जेंटली में, इसलिए वो उसे कंप्लीट करने के लिए जा चुकी है। लेकिन हमारे एमसी को यहाँ पर
कुछ ठीक नहीं लगता। तो वो सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आने में लगी हुई है उस वांग यूहान के बारे में। मुझे लगता है कि मुझे सीनियर ब्रदर को इनसे पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार इसने जो कहा था वो सच है या नहीं। तो इसी तरीके से उन दोनों की कन्वर्सेशन होती है कुछ इस तरीके से, जहाँ पर वो पूछने लगता है डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में। जो जो उसने कहा था वो सारी की सारी सच्चाई बात होती है, और किस तरीके से क्या क्राइटेरिया है अंदर जाने के लिए और किस लिए उसे चुना गया है और क्यों इस फॉरबिडन ग्राउंड में उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है। तो सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि शायद उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हमारे सेट की पावर ही बढ़ेगी, उससे और ही फायदा है ना। लेकिन तुम ये सब क्या पूछ रहे हो? तो एमसी को लगता है कि बस ऐसे ही। और कहने लगता है कि जो वांग यूआन ने जो भी कहा था डिसिपल्स के बारे में कि वो स्प्लिटिंग रियलमी के हम लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस फॉरबिडन ग्राउंड में, तो आखिरकार ये इंफॉर्मेशन उससे मिली तो मिली कहाँ से और कैसे? नेक्स्ट सीन में हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि मिस वांग पर अटैक करते हैं। उससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था क्या कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो कांगयोन पीरियड उसके पास है उसे चुराना है और उसे जियांग वेई और जियांग नान को 10,000 डिमोनिक सेक्ट में लेकर जाना है। आखिरकार जैसा कि मैंने तुमसे कहा था वैसा तुम्हें करने में क्या दिक्कत हो रही थी? तो तुम आखिरकार उन सभी लोगों को क्रिएशन सेक्ट में क्यों लेकर चली गई? और मिस वांग के वहां पर चोट लग जाती है तो वो कहने लगती है उस पर अपने घुटनों के बल आकर, लॉर्ड डिसोलेट प्लीज आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैं हूँ यानी कि मैं यूहान अकेली उन दोनों को यानी कि जियांग बेई और जियांग नान को अकेले नहीं संभाल सकती। तो मैंने यहाँ पर एक प्लान बनाया जिससे कि मैं क्रिएशन सेट की रितुदिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकती हूँ उनकी गार्ड को लो करने के लिए। उसके बाद मैं आसानी से उनका कांगयोन पेड़ को चुरा सकती हूँ बिना किसी परेशानी के। तो डिसोलेट उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम अपनी इस आइडेंटिटी को छुपाने में लगी हुई हो क्रिएशन सेक्ट में, तुम इस बात को बिल्कुल भी भूलना मत कि आखिरकार तुम्हें किसने बड़ा किया है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? तभी वो माफी मांगती है, उससे कहने लगती है कि यूहान कभी भी इस बारे में नहीं भूलने वाली जो लॉर्ड हेडिस ने मुझे किस तरीके से बड़ा किया है पाल पोस कर। तभी डिसोलेट मन में सोचते हुए देखकर कहने लगता है कि जब जो जियांग बेई और जियांग नान यहाँ पर आए थे मून एक्लिसिट कंटेंट में, तभी मुझे पता चल चुका था कि उनके पास कांगयो पीएल मौजूद है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो वांग यूहान है वो इतनी एक नंबर की यूजलेस निकलेगी। यहाँ पर वो अभी भी उन दोनों से कांगयुन पीएल चुराने में नाकामयाब रही। पर मुझे यहाँ पर कौन सी डरने की जरूरत है? मेरे पास अब जियांग वांग गुआन है जो कि मेरे हाथों में मौजूद है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जियांग वेई और जियांग नान वहां पर इस बैट को नहीं लेंगे। खैर अब यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म होता है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और मिस वांग वहां से जाते हुए मन में सोचते हुए कह रही होती है गुस्से में कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी प्रिंसेस को यानी कि यान को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो वो हमारे एमसी के सर को ही खाने लगती है। एमसी मन में सोचते हुए उसको ये ऐसी हरकतें देखकर कहने लगता है कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। अगर हम लोग वाकई में डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड में अगर जल्दी जाना चाहते हैं तो यान को थोड़ा बहुत वहां पर जाकर खतरा हो सकता है। अब मैं इसके बारे में क्या करूं? तो वो अपने सिस्टम को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि हे लिटिल लैन, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि जो यालान है उस सी गॉड की जो फ्रूट की पावर है उसे जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर सके और जल्दी जल्दी बड़ी हो सके और पावरफुल बन सके। तो सिस्टम में एक बुक निकालती है, उससे कहने लगते कि होस्ट तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो मेरा मेन्यू है उसे चेक करने दो। जब हमारा एमसी इसकी ऐसी हरकतें देखता है तो वो भी काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ तो तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारे पास हर चीज का जवाब हो। तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि होस्ट जो कोल्ड आइस पवेलियन है उनके पास जो आइस बेड मौजूद है परफेक्टली सूट करता है मिस यान लान के एट्रीब्यूट के साथ। अगर जो मिस यान लान है उसके ऊपर सोती है आराम करती है तो वो डेफिनेटली उसकी जो सी गॉड फ्रूट की एब्जॉर्प्शन पावर है स्पीड है उसे काफी गुना बढ़ा देगी। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है, उससे कहने लगता है कि अबे तेरी, यहाँ पर रियली में एक सॉल्यूशन था मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अब जब यहाँ तक बात पहुंच चुकी है तो चलते हैं हम लोग कोल्ड आइस पवेलियन पर। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस है यानी कि यालन अभी भी हमारे एमसी के हाथों को काटने में लगी हुई भूख के मारे पगला चुकी है किसी वेम्पायर की तरह। फाइनली हमारा एमसी कोल्ड पवेलियन में पहुंच जाता है, आइस पवेलियन में पहुंच जाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं जो आइस पवेलियन है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से जमने वाला हूँ, मौत भी हो जाएगी मेरी। तो जब मुझे ठंड लगने में ही लगी होती है तभी आइस पैलेस के लोग आते हैं और वहां पर जो लड़कियां आती हैं वो बुलाती हैं, उससे क्या लगती है किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि हमारे इस आइस आइस पैलेस में अकेले आने की। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ओह यहाँ पर कुछ हीरोइंस आ चुकी हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फाइट करता हूँ तो क्या होगा अगर तुम मुझे चोट पहुंचा देगी? तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर आ जाती है जो कि उस पल कंपटीशन में आई थी इस पैलेस की तरफ से और उसे पहचान लेती है। उससे कहने लगता है कि ओ आखिरकार हमारे सेट के दरवाजे पर इतना ज्यादा शोर क्यों मच रहा है? तो उसकी जो जूनियर डिसिपल होती है वो बताने लगती है कि जो सीनियर सिस्टर ये स्टिकी मैंट हमारे इस आइल्स पैलेस के आसपास घूमने में लगा हुआ था, इसे पता भी नहीं है कि आखिरकार ये क्या करने वाला है। क्या पता कि अगर ये यहाँ पर बुरी चीज स्कैम करने में लगा हुआ था। तो हमारा एमसी उसे जाकर हेलो कहता है। जब ये हमारे एमसी को देखती है तो वो कब तक शौक के मारे उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगती है मनी मन में कि आखिरकार ये वह बंदा नहीं है जिसने अल्केमी कंपटीशन में पहला पदक फर्स्ट पोजीशन जीती थी। भले ही मुझे पता है कि ये बंदा पूरी तरीके से अननोन है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन ये यहाँ का सबसे ज्यादा बिगेस्ट डार्क हॉर्स है अल्केमी कंपटीशन का। और जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं सिर्फ और सिर्फ 4th रैंक पर ही आने में कामयाब रही थी। मुझे इस बात से बिल्कुल भी अच्छा ही लगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा कि इसकी कैपेबिलिटी और मेरी एबिलिटीज में फर्क तो है। और ऐसा सोचते ही वो हमारे एमसी को परमिशन दे देती है अंदर आने की और कहने लगती है कि ये बंदा मेरा फ्रेंड
बैंड है, इसे अंदर आने दो। उसकी जीनियर सिस्टर ये सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और एमसी भी, और मन मन कहने लगता है कि एक्चुअली में इस बंदी ने मेरे को यहाँ पर हाइड करने में मेरी मदद करी है, लेकिन क्यों? फिर उसके बाद हमारा एमसी उस एक कमरे में चला जाता है, तो वो उससे पूछने लगती है कि अब मुझे सच सच बताओ कि हमारे इस आइस प्लेस में तुम्हारे आने का क्या पर्पस है, तुम्हें क्या चाहिए? तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर तो वाकई में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ भी तुमसे नहीं छुपाने वाला। दरअसल मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे आइस बेड के लिए। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाती है। आइस बेड के लिए उसे गुस्सा आने लगती है, तो उसे रेज पॉइंट्स मिल जाते हैं लिन मू की जुए की तरफ से, और गुस्से में इतनी आग बबूला हो जाती है कि स्वॉर्ड निकालने के बाद डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक कर देती है। तो अब हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए उसकी स्वॉर्ड को पकड़ कर कहने लगता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर को बचाने के लिए आया हुआ हूँ। इसकी इस तरह की बात सुनकर वो थोड़ा रुक जाती है और उससे पूछने लगती है कि एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, सच सच मुझे बताओ कि आखिरकार क्लियरली हो क्या रहा है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं इमीडिएटली तुम्हारे गर्दन काटकर तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। तो एमसी अपने पसीना पहुंचकर उससे कहने लगता है कि एक चाइल्ड बिना मदर के, ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी होने वाली है तो आराम से सुनाता हूँ। लेकिन ये वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है और कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और पॉइंट्स है वो सारी की सारी डिटेल में बताना मुझे। और मनी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी सिस्टर ने कुछ ज्यादा खा लिया जिससे कि इंडाइजेशन हो गई और वो बच्ची में बदल गई। अब यहाँ पर मुझे आइस बेड की जरूरत है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके सारे के सारे फूड को, ताकि वो ग्रो हो सके और ओरिजिनल अपीयरेंस में आ सके। भाई जो कहना था वो सोच लिया और जो सोचना था वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कभी नहीं बताने वाला कि याल्लान ने यहाँ पर सी गॉड फ्रूट को खा लिया है और वो यहाँ पर सी गॉड इनहेरिटेंस को अभी तरीके से पचा नहीं सकती और वापस से बच्ची में बदल गई। और जब ये बात इस लड़की को पता चलती है तो वो उसे समझाती है और बताने लगती है कि तुम्हारे जो इनर थॉट्स है और बाहर के जो डायलॉग्स हैं वो रिवर्स हो चुके हैं ब्रो। जो तुम सोच रहे थे वो तुम्हारा मुंह से निकल गया और जो मुंह से बोलना चाहिए था अब वो तुम सोचने में लगे हुए थे। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो भी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि शिट, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने सारी की सारी दिल की बात इसे कैसे बता दी अपनी। अब जबकि ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बंदी है तो वो उससे कहने लगती है कि अगर ये किसी की जिंदगी बचाने की वाली बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मनी मन में कहने लगती है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि यंग एज से ही हमेशा दूसरों से प्यार करो, जितना ज्यादा हो सके दूसरों की मदद करो। अगर ये वाकई में आइस बेड इसकी सिस्टर की मदद करने के लिए काफी होने वाला है तो ये एक अच्छा काम होगा मेरी तरफ से। ये बात सुनकर एमसी कहते हैं एक्साइटमेंट से भर जाता है, तो वो उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन होने वाली है मेरी तरफ से, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस मुझे एल्केमी सिखानी पड़ेगी। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मैं लिन मूज यू यहाँ पर फर्स्ट प्लेस हासिल नहीं कर सकती नेक्स्ट बार। जब ये हमारा एमसी सुनता है तो वो काफी घबरा जाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से कल्टीवेशन मैनिक है, इतनी ज्यादा फोकस्ड हो रखी है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से चीट करने में लगा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वो तुरंत उस आइस बेड के पास हमारे एमसी को ले जाने लगती है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर क्या तुम्हें वाकई में अपने एल्डर्स हो इसके बारे में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली क्या? मुझे लगा था कि आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे लेकिन तुम मुझे डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ चुकी है, एक आउटसाइडर को तुम्हें ठीक लगता है कि ये सब? तो वो उसे कहने लगती है कि ये जो मेरा है आइस पैलेस है, यहाँ पर ये सभी की सभी जगह खोली हुई है अच्छे कामों के लिए, और इस बार यहाँ पर जो रीजन होने वाला है मुझे लगता है कि ये रीजन काफी होगा हमारे मास्टर को मनाने के लिए, और मास्टर हमारी कभी भी ब्लेम नहीं करने वाली। और तो और इतना ही नहीं बल्कि हमारी जो मास्टर है वो ऑलरेडी सेकुलेशन में काफी समय से रहते में आने में लगी हुई है और मैं यहाँ पर सारे के सारे जितने भी साइड के अफेयर्स उन्हें हैंडल करने में लगी हूँ। तो तभी वहां पर एक दरवाजा आ जाता है, तो हमारा एमसी कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर जो आइस बेड है वो स्टोन गेट के उस तरफ है क्या? ये देखकर ये थोड़ा डाउट होता है और कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि इस आइस केव में तो कभी इस तरीके का स्टोन गेट मौजूद था ही नहीं, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? जब से जो मास्टर वो सेकुलेशन में गई है तब से उन्होंने इंस्ट्रक्ट दे दिया है कि कोई भी यहाँ पर अप्रोच नहीं करेगा कैजुअली। तो मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था, ना ही मैंने कभी डिस्कवर किया। और जैसे ही वो लोग गेट के पास जाते हैं तभी वहां पर उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसको देखकर एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है शिट, यहाँ पर बच्चे अंदर क्या करने में लगे हुए हैं? तो इस लड़की को भी थोड़ा डाउट होता है और कहने लगती है कि चलो हम लोग अंदर जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर किसी तरीके से अंदर आते हैं तो पता चलता है कि उसकी जो मास्टर है वो कल्टीवेट करने में लगी हुई होती है और पता चलता है कि वो तो बच्चों का इस्तेमाल करती है अपने उनके एसेंस को कल्टीवेट करने के लिए। तो वो उससे पूछ लगती है कि मास्टर आप ये सब क्या कर रही हो? तो मास्टर कहने लगती है गुड डिसिपल, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ चुकी हो? और वो लड़की उसके हाथों में उस बच्चे को देख लेती है, लेकिन जब हमारा एमसी उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए तुरंत अपनी फुल स्पीड से उसके हाथों से उस बच्चे को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो गलियों में जब मैं घूमने में लगा था यल्लन के साथ तो वहां के ओनर ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि बच्चे हमारे इस जी जुए सिटी से ज्यादातर गायब होने में लगे हुए हैं। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इन बच्चों को कहाँ पर ले जाया जा रहा था। जब उस बच्चे को इसके हाथों से छुड़ा लिया जाता है उसे काफी गुस्सा आने लगती है, तो वो एमसी पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे गुड डीड्स को इस तरीके से तबाह करने की। और मेई होंग की तरफ से इसे गुस्से वाले पॉइंट्स मिल जाते हैं, रेज पॉइंट्स, इसका नाम है मेई होंग। और वो इतने गुस्से में होती है कि तुरंत वो हमारे एमसी पर अटैक कर पड़ती है।
लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करता है और उस सेक्टर मास्टर को भेज देता है पीछे की तरफ, दीवार में घुसेड़ देता है। तो सेक्टर मास्टर को काफी गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि तुम लिटिल रास्कल कहीं के, तुम एक्चुअली में एक डेविल कल्टीवेटर हो, और अपने डिसिपल को मनाने लगती है कि गुड डिसिपल, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम एक डेविल कल्टीवेटर का साथ देना चाहोगी। अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पा रही होती कि उसे करना तो करना क्या चाहिए, और मन ही मन में सोचते हुए कहने लगते कि अब मैं क्या करूं, जो जियांग वेई है वो भी एक डेविल कल्टीवेटर है, लेकिन इसे तो मैं अपने साथ खुद लेकर आई हुई हूँ, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत काम कर दिया है, और काफी घबराने में लगी हुई होती है। सबसे पहले तो वो अपनी स्वॉर्ड हमारे एमसी गर्दन पर रख देती है, इसको देखकर सख्त मास्टर खुश होती है और उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बंदे को यहीं पर मार दो, आखिरकार जो हमारा रेतितु सेक्ट्स है वो डेविल कल्टीवेटर्स को ऐसे जिंदा कैसे छोड़ सकता है। हमारा एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर, आपको इस ओल्ड एक्ट की बात सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और सीनियर सिस्टर को काफी गुस्सा आती है और वो अटैक करने के लिए कूद पड़ती है आगे की तरफ, और पता चलता है कि वो हमारे एमसी पर अटैक ना करते हुए उस ओल्ड हैक पर अटैक करने कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है कि मास्टर, यहाँ पर गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं तुम हो, तुम यहाँ पर सब बुरे काम करने में लगी हो, तुम हो डेविल कल्टीवेटर असली। जहां तक मुझे अपनी नजरों से दिखाई दे रहा है वहां पर तुम लोगों को बिना किसी सोच समझ के इनडिस्क्रिमिनेटली मारने में लगी हुई हो, भले जो जियांग वही है वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है मैं तो बस उसी पर विश्वास करूंगी, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो है जियांग वही ने लोगों को बचाया हुआ है। यहाँ पर ये बात सुनता है जब हमारा एमसी, तो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये लिन मू जियो है वो इस तरीके से रीजनेबल निकलेगी इतनी ज्यादा, लेकिन वो अपने मास्टर को मारना नहीं चाहती, अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो यहाँ पर वो किसी तरीके से अपने आप को संभालती है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर जो असली डीमन है वो आप हो मास्टर, और इस तरीके का बिहेवियर देखकर उसके मास्टर को गुस्सा आता है और खड़ी होकर उससे कहने लगती है अब जबकि तुम इतनी ज्यादा स्टबर्न बन चुकी तो अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, और जिस जगह पर सेक्युलेशन में वो रहने में लगी थी वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसको देखकर आसपास के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कौन है बे वहां पे। यहाँ पर उनकी सेक्ट मास्टर जब हवा में उड़ने लगती है तो इसको देखकर कहने लगते हैं क्या ये यहाँ पर एल्डर में ही नहीं है जो कि सेकुलेशन में काफी समय से कल्टीवेट करने में लगी थी। जब सभी लोग कंफ्यूज हो ही रहे होते हैं तभी एल्डर में ही बाहर आती है और उससे कहने लगती है कि अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा सभी के सभी लोगों को मेरे हाथों से, और फुल पावर फोर्स में हमारे एमसी और सीनियर सिस्टर पर अटैक करने लगती है और कहने लगता है जिसको देखकर हमारा एमसी, तुम क्रेजी वुमन कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसा करने की। जब वो अपनी इविल एनर्जी को पूरी की पूरी सेक्टर में रिलीज कर देती है तो कोई भी उस एनर्जी को झेल नहीं पाता है और सभी के सभी लोग अपने घुटनों के ऊपर वहीं पर टिक कर बैठ जाते हैं, और पता चलता है कि सीनियर सिस्टर को चारों तरफ से उसकी इविल एनर्जी ने घेर लिया। तभी डेविल कल्टीवेटर उससे कहने लगता है कि मैं एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओरिजिनली देखा जाए तो बच्चों के स्पिरिचुअल एसेंस को सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करना चाहती थी, आखिरकार वो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टेप तो जा अच्छी चीज तो ये मेरे लिए, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर फोर्स कर दिया है कि अब यहाँ पर मैं पूरे की पूरे सेट को खत्म करने वाली, वो भी अपने साथ मार ही दूंगी, और उन्हें चोट पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं तुम होने वाली हूँ, मेरी गुड डिसिपल। ये देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है उसकी तरफ देखते हुए डैम इट, अब हमें क्या करना चाहिए। अब जब भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचता हमारे एमसी के पास तो वो भी अपनी डेविल कल्टीवेटर मोड को ऑन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है ताकि उस पर जाकर अटैक कर सके, और उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से लॉ के खिलाफ होता है कि तुम इस तरीके से अपने खुद तो मरो ही मरो लेकिन अपने साथ लोगों को मार के ले जाओ, तुम्हें मरना है तो जाके मरो ना, दूसरों को अपने साथ क्यों ले जाने में लगी हुई हो। तो पता चलता है कि हमारा जो एमसी है वो अपनी इनर सेल्फ में अपनी कॉन्शियसनेस में उस डेविल को बनाने में लगा हुआ था, और उससे कहने लगता है कि जियांग जियाओ बाय, प्लीज प्लीज अपने इस डैड को प्राउड कराओ अपने ऊपर, कुछ तो ऐसा काम करो। जब इसकी ये बकवास सुन रही होती है सारी की सारी, इस लड़की को काफी इस एल्डर मेई को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्सा के मारे वो आग बुला हो जाती है, और उससे क्या लगता है कि तुम एरोगेंट लिटिल बैट कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की, तेरे को सबक सिखाना पड़ेगा रे। और बिना कुछ सोच समझे अपने फुल फोर्स में हमारे एमसी पर आइस क्रिस्टल से अटैक कर देती है, और तब उसका धमाका होता है जब आइस क्रिस्टल जमीन पर गिरती है तो, और पता चलता है कि उसकी पावर हमारे एमसी से बहुत ज्यादा है, उसे चोट लग जाती है और क्या लगता है कि शिट, इसका क्या ये वाकई में जो मैं जिस चीज से हार रहा हूँ वो क्या हमारा सप्रेशन है रियलमी का। और वो काफी ज्यादा खुश होती है हमारे एमसी को हराती है और इससे कहने लगता है कि पथेट, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसको देखकर गुस्सा करता है और अपनी मन मन में कहने लगता है कि तुम ओल्ड हैक कहेंगे, तुमने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो जरूर ही सील्ड रिवर रियलमी पर पहुंचने वाली होगी, लेकिन मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस वक्त बिल्कुल भी हार नहीं सकता। मुझे क्या वाकई में आज मरने वाला हूँ, मैं चाहे कुछ भी जो जीतना ही होगा, कुछ करना, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा मुझे। तभी एल्डर उस पर अटैक कर कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है कि अभी तो तुम बच गए हो लेकिन अब तुम पक्के मारे जाओगे, और वापस से आइस क्रिस्टल से अटैक करती है। तभी हमारा एमजी काफी तक घबरा जाता है, शौक के मारे मुंह फटा फटा रह जाता है। तभी पता चलता है कि उसकी सीनियर सिस्टर उसके सामने आती है और उससे लगता है कि जियांग भाई क्या तुम ठीक हो, तो एमसी घबराते हो, क्या लगता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ।
तभी उसकी मास्टर आती है, उससे कहने लगते हैं कि गुड गुड, बहुत अच्छा है माय डियर डिसिपल। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितनी ज्यादा देर तक यहाँ पर टिकने वाले हो। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कब तक बचोगी। और फुल फोर्स में जैसे ही वो अटैक करने लगती है, तभी हमारे एमसी की पाउच से वो कांगयून पेड़ बाहर निकल जाता है और निकल कर एक कोने की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो एक जगह पर रुकता है, तो वहां पर वो पेड़ लड़की में बदल जाता है, यानी कि यालन में बदल जाता है। जब यालन बाहर आती है तो काफी बच्ची होती है अभी तो, लेकिन वो किस तरीके से हमारे एमसी को पिटते हुए देखती है, तो उसके जो इमोशनल होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। और जबकि वो अपने इमोशनल पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वापस से एक बार फिर से अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाती है। जब इतनी ज्यादा पावर वहां पर रिलीज होती है, तो वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है इस एल्डर को कि ये क्या चल रहा है। और यहीं पर वहां पर प्रकट हो जाती है हमारी सी गॉड है, बाहर निकलकर कहने लगती है कि इस सी गॉड के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से काम करने की, डिमोनिक कल्टीवेटर कहीं की। जब हमारा एमसी इसे बाहर निकल कर देखता है, तो काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि याल्लान तो फाइनली वापस आ चुकी है। जिसको देखकर याल्लान भी काफी खुश हो जाती है और उसका पूरा का पूरा चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। अब जबकि हमारे एमसी पूरी तरीके से पिट चुका होता है उस ओल्ड हैक से, तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से के मारे कहीं आग बुबला हो जाती है और उस पर अटैक करने लगती है उस एल्डर पर। और तुरंत अपने वेपन से जैसे अटैक करती है, तो एल्डर काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि शिट, यहाँ पर जो सी गॉड है वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकती, ये जरूरी नकली होगी। मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली, देखती हूँ अभी इस नकली वाली सी गॉड को सबक सिखाना पड़ेगा रेबिडो। लेकिन हमारी जो सी गॉडेस है वो ऑलरेडी काफी पावरफुल हो चुकी होती है और जैसे ही वह एल्डर हमारी सी गॉडेस पर अटैक करने लगती है, यानी कि याल्लान पर, तो वहां पर एक ऐसा बैरियर आ जाता है जिससे कि इस पर बिल्कुल भी इसके अटैक काम नहीं कर रहे होते। और हमारे सी गॉड इसके एक ही अटैक से वहां पर वो एल्डर पूरी तरीके से गायब हो जाती है, उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। और तभी हमारा एमसी पूरी तरीके से पिट के उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे संभालने के लिए सीनियर सीजर उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ता है, उससे कहने लगता है कि याल्लान तुम फाइनली वापस आ चुकी हो। लेकिन हमारी जो प्रिंसेस है, यानी कि हमारी जो याल्लान है, वो डायरेक्टली जाकर जब उसे देखती है हमारे एमसी को कि उसका हाथ किसी और लड़की के हाथों में, तो उसे काफी जलीसी महसूस होती है और गुस्सा भी आती है और वापस से बच्ची बदल जाती है और उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मिसलिन, आप इस तरीके से जानबे की प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी आइस स्पाइक से। अभी अभी आपने जो बचाया था इसको, अब मुझे यहाँ पर और ज्यादा तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है मिसलिन। और वो तुरंत उन दोनों के हाथों को एक दूसरे से दूर कर देती है। इसे साफ साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा जलस महसूस कर रही है और इस बात को देखकर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मिसलिन भी पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये चल क्या रहा है। और याल्लान हमारे एमसी को ले जाती है वहां से पहली फुर्सत में। और जब वे लोग उस थिंग जीरो पवेलियन में पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है कि इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में है और उससे कह रही, आई मीन गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठी होती है और कह रही होती है कि अगर मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है और मैं तुम्हें कुछ बताने भी नहीं वाली क्यों गुस्सा में हो, तुम खुद गैस करो। और हमारे एमसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, एमसी बस प्रिंसेस को घूरे जा रहा होता है और कह रहा होता है उसको देखते देखते कि आखिरकार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि याल्लान है वो वापस से बच्चे की फॉर्म में क्यों ट्रांसफर हो गई। तो सिस्टम बाहर आकर उसे बताने लगती है कि इसने जानबूझकर फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया था सी गॉड इनहेरिटेंस को, ताकि वो अपनी पावर को हासिल कर सके सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। अब जबकि तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को खत्म कर दिया है, पूरी तरह से खल्लास कर दिया है, तो ये अपनी चाइल्ड फॉर्म में वापस से आ चुकी है। मारी पुअर याल्लान, मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और वो उसे चिपक जाती है उसे सांत्वना देने के लिए, लेकिन वो देख तो है नहीं सकती। तभी हमारा एमसी उसको देखकर उसकी ये बात सुनकर उससे क्या लगता है कि ओह, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर इसे अभी भी उस आइस बेड की जरूरत पड़ेगी क्या। तभी सीनियर सिस्टर वहां पर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि यंग मास्टर जी तो आप यहाँ पर हो। हमारा एमसी उसको देख लेता है, तो उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर, जो कोल्ड आइस पवेलियन के जो डिसिपल्स हैं, क्या वो सभी के सभी सेटल्ड हो चुके हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वहां के उन्हें वापस कर दिया जा चुका है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कि उस सेक्ट ने, आई मीन उस एल्डर ने किडनैप किए थे, वहां पर उनके घर पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जो सिस्टम होती है वो कुछ सोचती है और उससे कहने लगती है कि हमारा जो एमसी है वो ऑलरेडी किसी के साथ सेट है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस वुमन को अपनी याल्लान की रिलेशनशिप को तोड़ने नहीं दे सकती, इसको तो बीच में ना आने देने वाली बिल्कुल भी, और ना ही मेरी रिलेशनशिप को मैं तोड़ने नहीं दूंगी इसे। तभी सीनियर सिस्टर सारी जानकारी उसे देते हैं, उससे कहने लगती है कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें उनके पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया जा चुका है और जो सेक्ट है उसे इस वक्त काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा इस बार। मुझे इस बात का डर है कि हम आगे चलकर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन हमारा एमसी आगे आता है, उसे सांत्वना देते हैं, उससे शांत करता है, उससे क्या लगता है कि सीनियर सिस्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम डेफिनेटली रिवाइव करेंगे इस कोल्ड आइस पवेलियन को। जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। जिस तरीके से हमारा एमसी उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने में लगा हुआ होता है, तो यालन जब उसे देखती है तो उसे काफी जेलसी महसूस होती है और वो गुस्से में उसे घूरने लगती है। और तभी हमारा एमसी उसे काम पर लगा देता है और जहाँ पर चालू होता है एक नया अध्याय, जहाँ पर हमारा एमसी एक माइक लेकर कोल्ड आइस पवेलियन पर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सभी के सभी साथियों मेरी बात ध्यान सुनो, आज से और अभी से हम लोग इस कोल्ड आइस पवेलियन को रिबिल्ड करने वाले हैं। तो सभी
के सभी लोग चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अब हमने सीनियर ऑफिशियल से काफी इधर डिस्कस करने के बाद हमने फाइनली यहाँ पर जो कोल्ड आइस पवेलियन है उसे बदल कर दिया है टफ गिल ग्रुप। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। और कह रही होती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मैं जो कर रही हूँ वो बात सही है या गलत। दूसरा हमारा एमसी प्रमोशन करते हुए क्या लगता है कि आखिरकार जो कोल्ड आइस पवेलियन है उसने कंप्लीटली अपना कंट्रोल क्यों खो दिया था उस सेक्ट लीडर के फॉल के कारण, जबकि उस डिमोनिक कल्टीवेशन ने उनके दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। ये बात सुनकर सभी पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों, हमें जल्दी बताओ। तभी वो हमारा एमसी उन सभी डिसिप्लिन को टारगेट करते हुए उससे कहने लगता है कि सारी की सारी गलती तुम लोगों की है। तभी कहानी थोड़ी सी एक अजीब अजीब जगह पे पहुंच जाती है और वो अपना एक खुद का स्पेस बना लेता है। समझ नहीं पा रहा था क्या चल रही होती है सिचुएशन। तो वो उसे बताने लगता है उन सभी को अपने बढ़िया पोज में आकर कि अगर तुम अपने सेट को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सेट की मैनेजमेंट के स्ट्रेंथ को खुद संभालना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें टफ बनना पड़ेगा। यहाँ पर वो सीनियर सिस्टर कंफ्यूज होकर कह रही होती है कि आखिरकार मैं कहाँ पर आ गई अचानक से, क्योंकि हमारे एमसी की जो इमेजिनेशन वर्ल्ड है वो एक अलग ही दुनिया है। और बताता है कि आज से और अभी से सभी के सभी लोग जो भी ये सेक्ट में है उन्हें एक कुछ चीजों पर पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा और जितने भी डिपार्टमेंट्स है तुम्हें मिलकर काम करना पड़ेगा और ग्रेनुलरिटी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। सभी के सभी लोग इसकी बकवास सुनकर कह रहे होते मनी मन में कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो अपने प्रोग्रेशन प्लान बताते हैं उससे कहने लगता है कि फाइनली हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं अदर सेट के साथ, अपनी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, एम्पावरमेंट बढ़ा सकते हैं और रिसोर्सेज इंटीग्रेशन कर सकते हैं दूसरों के साथ। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो जिंदा करने में जरूर कामयाब रहेंगे और हमारा जो टफ गेल ग्रुप है वो भी काफी पावरफुल बन जाएगा। जब हमारी सिस्टम उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि होस्ट क्या तुम्हें कभी कभी किसी ने ऐसा कहा है कि जिस तरीके से तुम बात करने में लगे हो इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी पिरामिड स्कैम के लीडर हो। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगते हैं कि यंग मास्टर जंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सेट को रिस्टोर करने के लिए इतनी मदद कर रहे हो। हमारे सेट को कॉन्फिडेंस को इस तरीके से रिस्टोर भी कर दिया आपने। ये बात सुनकर हमारी जो प्रिंसेस है वो उसको घूरने लगती है जिसको देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगता। तो एमसी से शांत करते हुए उससे कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर आपको यल्लान पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी भी यंग है। तभी सीनियर सिस्टर वो बेड निकालती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। ये जो तुम चाहते थे ना आइस बेड, मैंने जैसे कि तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें यंग लेडी यंग लान को यूज करने के लिए उधार देने के लिए तैयार हूँ। जिसको देखकर एमसी उसका धन्यवाद कहने लगता है सीनियर सिस्टर का। और सीनियर सिस्टर वहां से जाते जाते उसे बाय बाय कहती है पीछे मुड़कर, उससे कहने लगती है कि इसे जब भी तुम यूज कर लो यंग लेडी यालान जब एक बार रिकवर हो जाए तो इसे वापस करना मत भूलना प्लीज। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम जरूरी गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड पर यानी कि डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड पर मिलेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि डेफिनेटली तुम उस सेक्शन तक आई मीन सेट के जो सिलेक्शन है उसे पास कर लोगे और फॉरबिडन ग्राउंड में एंट्री लेने में कामयाब रहोगे। तभी रात हो जाती है और हमारा एमसी क्रिएशन सेट के डिसिपल क्वार्टर में पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा वापस आ चुका है रे बीड़ू। तभी मिस बांग आती है और एमसी को दौड़ा दौड़ा के धो धो के पीटना चालू कर देती है और पीटने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि अच्छा तो तुम्हें घर आने का रास्ता भी पता है। मैं तो हमें तो पता लगा था कि तुम तो पूरी तरह से भूल चुकी होगे, तुम्हें पता भी है कि क्या समय हो चुका है। तो एमसी उसको पिटने के बाद उससे कहने लगता है कि सिस्टर वांग कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी फेयर तरीके से नहीं खेलने में लगी हो, मुझे पर चुपके से अटैक किया तुमने। तभी हमारा एमसी का ब्रदर उसके पास आता है और उससे क्या लगता है कि लिटिल ब्रदर आपको मिस वांग को ब्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारी सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता दिखा रही थी। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता और रोते रोते उससे कहने लगता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर आपको खुद आई मीन तुमको कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम तो भाई पूरी तरीके से इस सिस्टर वांग के चमचे बन चुके हो। अब तुम इसकी तरफ से बोलने में लगे, तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों मेरे मॉम और डैड बन चुके हो। और यहाँ पर अगर एक बंदा कुछ करता है तो दूसरा बंदा उसका साथ देता है। ये बात सुनकर मिस वांग को और गुस्सा आती है और एमसी को एक और मुक्का मार देती है और कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कल्टीवेट करो, क्योंकि एक आई मीन परसों के दिन जब वो गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड यानी कि डिवाइन फॉरबिडन ग्राउंड ओपन होगा तब तुम्हारी एंट्री होने वाली है। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या अब यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन नहीं होने वाले क्या। तो मिस वांग उसे बताते हैं उससे कहने लगती है जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि जो गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड है वो एक्सपीरियंस करने में लगा हुआ है अनयूजुअल एक्टिविटीज को और ये एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाला है अगर हम लोग इसके अंदर जाते हैं। तो सेक्रेटरी ने डायरेक्टली डिसाइड कर लिया है कि जितने भी डिसिपल्स है फिफ्थ ऑर्डर या फिर हेगू रियलमी से ऊपर के फिफ्थ आई मीन हेगू रियलमी के फिफ्थ ऑर्डर से ऊपर के सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं। ये बात सुनकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि उससे पहले जो रूल्स थे उसके हिसाब से जो हैगू रियलमी के अबव और सी स्प्लिट रियलमी से नीचे के रियलमी थे सिर्फ वही एलिजिबल थे एंटर करने के लिए। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बदल जाएगी और जो फिफ्थ ऑर्डर है हैगू रियलमी के उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा अंदर जाने के लिए। लगता है कि अंदर की जो सिचुएशन है वो काफी डेंजरस होने वाली है और जो फिफ्थ ऑर्डर है हैगू रियलमी का उस पर पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लगे थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन जो सी स्प्लिटिंग रियलमी है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो अपने ब्रदर से पूछता है और कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ब्रदर अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब मेरा ब्रदर अंदर नहीं जा सकता क्या वो अभी भी, लेकिन वो तो अभी भी सेकंड ऑर्डर पर है ना हैगू रियलमी के। ये बात सुनकर मिस वांग को काफी गुस्सा आती है और वो चिल्लाते एमसी पर कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो ऑलरेडी कल्टीवेट करता है डेली, वो भी डेली से कल्टीवेट करने के बाद वो कब का ब्रेक थ्रू कर चुका है फिफ्थ
5th ऑर्डर पर हेगो रियलमी के। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ अकेले तुम ही यहाँ पर बचे हुए हो जो कि एक ऐसा ब्रेड है जो कि 3rd ऑर्डर पर बचा हुआ है हेगो रियलमी के। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है एक जादुई पिल। अगर तुम इस सिस्टर वांग की पिल को खा लेते हो तो जियांगनान की तरह तुम भी इजिली ब्रेक थ्रू कर जाओगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। ट्राई करना चाहोगे? जिसे देखकर एमसी काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी दूर करने लगता है अपने मुंह से उसकी पिल को, और मन ही मन में कहने लगता है कि अगर मैं वाकई में ब्रेक थ्रू करूंगा वो भी इस पिल का इस्तेमाल करके, नेवर, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला। मेरा ब्रदर शायद इस बात पर भरोसा कर लेगा, लेकिन मैं कभी नहीं करने वाला। और जिसके कारण उसी की पिल को उसी को खिला देता है एमसी, और कहने लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें तुम अपने पास रखो सिस्टर वांग। और तभी वहां पर वो अपनी ही पिल खाकर उल्टियां खाना करना चालू कर देती है और कहने लगती है कि जियांग नान, तुम वाकई में बहुत ज्यादा गलीबल हो। खैर वो सब छोड़ो, तभी हमारा एमसी सिस्टम निकालता है और कहने लगता है कि मैं, यानी कि तुम्हारा ग्रैंड पा, यहाँ पर इतने ज्यादा रेज पॉइंट्स बचाकर रखे हुए थे काफी समय से। अब जबकि 5th ऑर्डर पर पहुंचना है रियलमी के, वो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा आसान है। और फाइनली वो दिन आता है जब ट्रायल का समय आता है, जहाँ पर अनाउंसर कहने लगता है कि ये ट्रायल है लास्ट मंथ के लिए, एक मंथ के लिए चलने वाला है। और जो भी सेकंड सीनियर ब्रदर क्वीन के साथ जाएगा उसको टीम बनाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो तुम सभी के सभी लोग। तो याद रखना, इस ट्रायल के दौरान अगर यहाँ पर कोई भी अनअवॉइडेबल डेंजर आ जाता है तो तुम्हारे पास जो जेट टोकन मौजूद है, डिसिबल जेट टोकन, तुम्हें उसे क्रश कर देना, तोड़ देना है। अगर तुमको ज्यादा ही लालची बनोगे और सक्सेस के लिए ज्यादा लालची बनते जाओगे, रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, और जल्दबाजी करोगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम यहाँ पर सभी के सभी लोग जिंदा लौटो। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? और तभी सब लोग इस बात से एग्री होते हैं और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और मिस भंग जाते जाते कहने लगती है अपने आप से कि डेफिनेटली इस बार समय आ चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए डैड और मॉम, आप बस मेरा इंतजार करिए, मैं सच्चाई के बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। और तभी हमारा एमसी अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता, और उसको देखकर कहने लगता है कि ओह, तो ये है वो डिवाइन फॉरबिडन फॉरबिडन ग्राउंड। ये इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये कितना तक क्रीपी है। पीछे से जो सीनियर ब्रदर क्वीन आता है उससे कहने लगता है कि ये जो मैप है मुझे एल्डर के द्वारा दिया गया था, इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे जो पिछले जो पहले आया करते थे यहाँ पर इस फॉरबिडन ग्राउंड में, उन्होंने ये मैप बनाया था। अब इस मैप के हिसाब से हमें उस जगह पर सबसे पहले जाना चाहिए, यहाँ पर जो निशान बने हुए हैं जहां पर हम जाकर फ्लेम हेल फ्लावर को ढूंढ सकते हैं, जो कि तुम्हें जरूरत है जिसकी। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी उनका मुकाबला कुछ स्पाइडर से हो जाता है। अबे साला, ये तो स्पाइडर ना, ये तो आंट्स है। वो कहने लगता है कि ये तो स्कल आंट्स है, सभी के सभी लोग सावधान हो जाए इन सभी से। एमसी देखकर घबरा जाता है और चारों तरफ से उन आंट्स के द्वारा घेर लिया जाता है और कहने लगता है एमसी, सीनियर ब्रदर क्विंग, यहाँ पर तो हमने सोची थी उससे ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद है, क्या हम इनसे निपट पाएंगे? तो उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि अब हमें इन आंट्स से निपटना है तो हमें फायर स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनसे निपटने के लिए। इस बात को सुनकर एमसी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत आसान है बे। तभी वो अपने ब्रदर को भी बताता है ये सारी की सारी घटना, और तीनों दोनों के दोनों एग्री हो जाते हैं। जब वे दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं तो उनकी बॉडी से एक ड्रैगन बाहर निकलता है, हमारे सीनियर आई मीन हमारे एमसी के ब्रदर से, जो कि अपने स्कारलेट ड्रैगन स्काई पनिशमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब उसकी फायर पावर इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के जितने भी आंट्स होती हैं वो सभी के सभी जल बुझकर राख हो जाती हैं। और जब सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं तो वो कहने लगता है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन था, मानना तो पड़ेगा। और रात का समय हो जाता है तो उनका जो सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी दिन और रात इस फॉरबिडन ग्राउंड में कोई भी कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। अब जबकि यहाँ पर ऑलरेडी नाइट हो चुकी है तो यहाँ पर जो खतरा है रात का वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है दिन के मुकाबले में। तो सभी के सभी लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए आराम कर लो, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो हमारा एमसी अपनी डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करता है ताकि वो आसपास का एरिया स्काउट कर सके। और तभी जैसे ही अपने डिवाइन सेंस देखता है, चेक कर तो पता चलता है कि यहाँ पर जो उसकी सीनियर सिस्टर है, अप्रेंटिस सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, वो इस वक्त खतरे में पड़ चुकी होती है, क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन आ चुका है जो कि उस पर अटैक करने वाला है। अब जबकि हमारा एमसी उसे मरने नहीं दे सकता, उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है और कहने लगता है, हे सीनियर सिस्टर, क्या आप ठीक हो? और पता चलता है कि तो वाइन ड्रैगन एंसेस्ट्रल ग्राउंड पर होते हैं। पता चलता है कि वो ड्रैगन तो पहले ही मार खाकर नीचे गिर चुका होता है। और पूरी तरह कंफ्यूज और शॉक उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हो गया? तो उसकी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है, कितनी कोइंसिडेंस वाली बात है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। एमजी घबराते हुए अपना पसीना पोंछता है और कहने लगता है कि ओरिजिनली मैं यहाँ पर हीरो बनना चाहता था किसी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ पर इसका जो कल्टीवेशन मैनेक है वो इतनी ज्यादा पावरफुल निकलेगी। वैसे सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, आखिरकार तुमने इस ड्रैगन को पकड़ा तो पकड़ा कैसे? ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी सीनियर सिस्टर उसे बताने लगती है कि जिस वक्त ये ड्रैगन मुझ पर अटैक करने के लिए आया था, इससे साफ साफ पता चलता है इस बंदे की आंखें हैं वो खराब है, वो नियर साइटेड है। जब ये मुझ पर अटैक करने के लिए आता तो ये अपने आप को इसने अपना सर पेड़ से जाकर ठोक लिया, जिससे कि ये खुद ही जाकर बेहोश हो गया। इसकी इस तरह की हरकतें देखकर एमसी भी एक पल के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि साफ साफ पता चलता है कि ये ड्रैगन एक नंबर का बेवकूफ है। और तभी इस ड्रैगन की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अचानक से घुराना चालू कर देता है जोर जोर से, और कहने लगता है कि मैं ग्रेट वाइन ड्रैगन रेस से बिलोंग करता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे खिलाफ इस तरीके से प्लॉट करने की। और वो ड्रैगन उन तरफ पर अटैक करने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हमारा एमसी उसको रोकता
लगता है और उससे कहने लगता है कि हे ब्रो, मुझे लगता है कि तुम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हो, जिसको देखकर ड्रैगन और सरप्राइज हो जाता है। तो एमसी कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इतने ज्यादा सिंपल और बेवकूफ हो, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो इस तरीके से हुआ तो हुआ कैसे? और जिस जगह से मैं गुजरा हुआ था वो तो पूरी की पूरी रेत से भरी हुई जगह थी और बहुत सारी डिसोलेट जगह थी, बैरन थी, वहां पर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं उग सकता, तो यहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ कैसे आ गए? ड्रैगन एमसी की पावर देखकर डर जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि ये सारे का सारा मेरा जो रेस है, एंसेस्ट्रल ग्राउंड है, मेरी रेस का, मेरे प्रजाति का एंसेस्ट्रल ग्राउंड है। ये एक प्रोटेक्शन है वाइन ड्रैगन रेस के द्वारा करी गई और इसलिए यहाँ पर जो ग्रीन फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा जो जंगल है, वो इतना ज्यादा हरा भरा है। ड्रैगन को इस बात का होश भी नहीं होता कि वो सबको सच सच बताने में लगा होता है। एमसी क्या लगता है कि ओह, तो ये तुम्हारा वाइन ड्रैगन रेस का एंसेस्ट्रल ग्राउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना भी होगा। ये बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है, उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं और क्या लगता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ ह्यूमन, तुम्हें कैसे पता चला कि आखिरकार जो एंसेस्ट्रल ग्राउंड है ये हमारा? ये बात सुनकर एमसी को और गुस्सा आती है और वो चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम बेवकूफ ड्रैगन कहीं के, ये तुमने खुद अभी अभी अपने मुंह से बताया। तभी हमारा एमसी उसकी मूंछ पकड़कर उसे खींच कर वहां से ले जाने लगता है और कहने लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछना बंद करो और मुझे अपने एंसेस्टर ग्रेव पर कुछ स्ट्रेस से ढूंढने के लिए ले चलो। ड्रैगन रोते रोते क्या लगता है कि प्लीज मेरी दाढ़ी छोड़ दो यार, प्लीज, ये मेरी कितनी ज्यादा प्रीसियस बियर्ड है। तभी चलते चलते उन्हें काफी समय गुजर जाता है, तो एमसी कहने लगता है कि हमें यहाँ पर अभी पहुंचे हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग अंदर क्यों नहीं घुस पाए, उस जगह पर क्यों नहीं पहुंचे हैं? तो ड्रैगन मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपने एंसेस्टर को बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला है। एक बार मैं पूरी तरीके से अवधस हो जाऊंगा, ये लोग थक जाएंगे, तो मैं बिना किसी परेशानी से यहाँ कर बचकर निकलने में कामयाब रहूंगा। लेकिन हमारा एमसी ड्रैगन के प्लान को समझ जाता है और कहने लगता है कि इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो बेवकूफ ड्रैगन है वो हमें सर्कल्स में घुमाने में लगा हुआ, वो भी जानबूझकर। तो हमारा एमसी एक दिमाग की बत्ती जलाता है और उससे कहने लगता है कि जबकि मैं तुम्हें यहाँ पर देखा है और तुम अकेले ऐसे ड्रैगन हो पूरे के पूरे इस फॉरेस्ट में, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? अगर तुम वाकई में अपने एंसेस्टर लैंड पर मुझे ले जाते हो तो मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूँ कि मैं किसी फीमेल ड्रैगन के साथ तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा। बोल बोल, कैसा लगा, कैसा लगा? ये बात सुनने के बाद वो ड्रैगन भी एक नंबर का कतई पूरा का पूरा उसकी बातों में फंस जाता है और उससे क्या लगता है कि हे ह्यूमन, जो तुम मुझसे कहने में लगे हो, क्या ये बात सच है? कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे फंसा तो नहीं रहे? अब जबकि ड्रैगन इतने जोश में आ चुका होता है तो खुद ही तन जाता है और कहने लगता है कि मैं अपने टैंगलोंग क्लैन की ब्लड लाइन को बचाना चाहता हूँ और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो अपनी लाइनेज को मैं यहाँ पर अंत होते खत्म होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फीमेल ड्रैगन पार्टनर को ढूंढने के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खैर, वैसे भी मैं अपने एंसेस्टर ग्लैंड के लिए करने में लगा हूं, उन्हें बचाने के लिए, ना कि किसी फीमेल पार्टनर के लिए। दूसरी तरफ से ये बात कर रहा होता है लेकिन मन में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। खैर, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हें अपने क्लैन के एंसेस्टर लैंड पर लेकर जाता हूँ। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार हम लोग इतने समय से ढूंढ क्यों नहीं पा रहे थे उसे, क्योंकि ये एक स्पेशल रिफ्ट में मौजूद थी ये जगह। तभी ड्रैगन आकर झुकता है और कहने लगता है कि तेनजियाओ, जो सोल डिसेंडेंट बचा हुआ 78 जनरेशन का टेंगलोंग क्लैन का, वो यहाँ पर आपके टेंगलोंग क्लैन की ब्लड लाइन को कंटिन्यूस आगे बढ़ाना चाहता है और स्पेशली यहाँ पर ह्यूमन को लेकर आया है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके इस एंसेस्टर लैंड को। एंसेस्टर, प्लीज आप इस बात के लिए मुझे मत ब्लेम कीजिएगा। तो हमारा एमसी जब इसको देखता है तो कहने लगता है कि ओह, तो जो लिटिल टैंगलोंग है उसे टैंग जियाओ कहा जाता है, इसकी इस तरह की पर्सनैलिटी मैंने सोचा भी नहीं था। और जैसे ही हमारा एमसी अपनी आंखें गड़ाकर देखता है तो सामने बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो एक्साइटमेंट में भर जाता है और कूद पड़ता है और कहने लगता है कि "ए भगवान, अब तो मैं अमीर बन गया रे, अमीर"। तो ड्रैगन अजीब सा चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर जो भी खजाना चाहते हो वो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर लालची नहीं बन सकते। जे उन अपने दिमाग में कभी भी बुरे ख्याल मत आने देना, इस बात का ख्याल रखना। और कुछ एग्जाम्पल देने लगता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर हर चीज को सिर्फ अपना बनाने लगते हैं और मर जाते हैं। और ड्रैगन उसे साफ साफ वार्निंग देता है कि अगर तुमने कुछ भी बुरे ख्याल आए तुम्हारे दिमाग में, तो इसके जो अंजाम है वो बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। ये जब उसके सामने एक डेडी बॉडी पड़ी होती है तो हमारा एमसी से देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि वाओ, तुमने आखिरकार इतनी ज्यादा डरावनी चीज पहले क्यों नहीं बताई मुझे, और तुम बस मुझे डरा नहीं रहे थे, तुम तो सच बोल रहे थे यहाँ पर। अगर ऐसी बात है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे यहाँ पर जो चीज भी लेनी है वो अपने साथ क्या लेकर जाए। एमसी की नजर जब किसी फ्रूट पर जाती है तो ड्रैगन उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि हे ह्यूमन, तुम्हारी नजर तो वाकई बहुत अच्छी है। जो ड्रैगन क्रिस्टल फ्रूट तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है वो एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। लेकिन हमारे एमसी की नजर उस पर न जाते हुए बल्कि में जो फ्रूट रखे हुए होते हैं किसी पर्चे पर, कपड़े पर, उस कपड़े को ले लेता है और कहने लगता है कि वो ये चाहिए। ये देखकर ड्रैगन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे फादर के फुट क्लॉथ का क्या करने वाले हो? तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये देखा जाए तो ये डिवाइन फॉरबिडन जोन का पुराना मैप है, ये बात सच तो है। और तभी हमारा एमसी उसे खोलता है और ड्रैगन के मुंह पर उसका एक हिस्सा दे मारता है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है और ड्रैगन को काफी गुस्सा आती है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार किसकी फैमिली इस जैसे इतनी ज्यादा कीमती चीज को, इस मैप को, फुट फुट क्लॉथ और टेबल मैट के लिए कैसे कौन इस्तेमाल करता है बेवकूफ ड्रैगन? तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जो यंग मास्टर है वो इस रेड क्लॉथ को, यानी कि इस खराब से कपड़े को ले जाना चाहता है। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर आती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर इन ड्रैगन क्रिस्टल फ्रूट्स को लेना चाहूंगी। दोनों के दोनों अपने खजाने को चुन लेते हैं
तो ड्रैगन उनको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि हे मैन, देखा जाए तो इन दोनों को देखकर लगता है कि वे चीजों को पसंद नहीं करते, लेकिन मन इनके अंदर ही अंदर में इन चीजों को काफी ज्यादा लालच आने में लगा हुआ है। तभी एमसी बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर को, इन जिसको देखकर वो कहता है, जूनियर ब्रदर जियांग तुम यहाँ पर आ गए। जूनियर ब्रदर जन, आखिरकार तुम कहाँ पर चले गए थे? हमें लगा था कि जो स्केलेटन आंट्स हैं वो तुम्हें लेकर जा चुकी हैं, और हम लोग इस बात को लिए काफी चिंता होने में लगे हुए थे कि आखिरकार तुम कहाँ पर चले गए। जब तुम बाथरूम करने गए थे तभी उठा लिया किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें। तुम्हारा जो ब्रदर है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। तभी मिस वांग आती है और उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में यहाँ पर मेरे हाथों से पिटने वाले हो बुरी तरीके से। जब एमसी अपने ब्रदर के पास जाता है तो घबराते उससे कहने लगता है कि ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको चिंता करने के लिए इतना ज्यादा परेशान कर दिया है। तभी मिस वांग पीछे से आकर कान में फूकती है और उससे कहने लगती है, इस बंदे को तो देखो, चुप चुप के हमारे ग्रुप से बाहर आ गया, और जब वो वापस आया तो अपने साथ एक अननोन वुमन को भी लेकर आया है। जिसको देखकर एमसी को गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि सिस्टर वांग, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अंडर हैंडेड हो, मानना पड़ेगा। तुमने मेरे ब्रदर को अपने पूरे कंट्रोल में कर दिया है, जैसा कि रूमर्स में कहा गया है, और तुम इस तरीके से झूठ फैलाना बंद कर दो सबसे पहले। तभी सीनियर सिस्टर वहां पर उससे कहने लगती कि मिस बांग, आपको कोई गलत फहमी हो रखी होगी, मैं तो बस यंग मास्टर से अभी अभी मिल गई थी, यंग मास्टर जियांग से। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मैं वहां से जिंदा बचने में कामयाब रही। आखिरकार जो मेरे फेलो डिसिपल्स हैं, मेरे जो साथी हैं, वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था मैं यंग मास्टर जियांग से मदद मांगने के अलावा, और इसलिए हम लोग साथ में चलने में लगे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सके। और तभी वहां पर वो ड्रैगन भी आ जाता है और मन ही मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि अगर जब भी तुम बाहर जाते हो तो हमेशा पोलाइट और रेस्पेक्टफुल रहना दूसरों के खिलाफ, और अगर ऐसा करोगे तो लोग भी तुम्हें पसंद करेंगे। अब जबकि मैं इन सभी से पोलाइटली बात करने में लगा हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे। जिसको देख कर मिस वांग की फट जाती है, कहीं वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि जियांग भाई, आखिरकार तुम मरना चाहते हो? तुम अपने साथ इस ड्रैगन को क्यों लेकर आए हो? तो हमारा एमसी उस ड्रैगन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम सभी को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिरकार ये बंदा एक बहुत ही अच्छा ड्रैगन है। ये जो मैप दिया है इसने डिवाइन फॉरगेटन जोन का, वो भी इसी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है ड्रैगन ब्रदर की तरफ से। और इस मैप की मदद से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम फ्लेम हॉल ग्रास ही नहीं, बल्कि मैं लेजेंडरी रीबर्थ मिरर को भी ढूंढ सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। ये सुनकर एम से एक्साइटमेंट से भरता है और कहने लगता है कि ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, आखिरकार जो डार्क आमीन अंधेरा है वो जल्दी हो जाएगा। जब ये लोग चल ही रहे थे तभी एक बहादुर डीमन और मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और चिल्लाते कहने लगते हैं कि शिट, अब ये क्या बवासीर आ गई यहाँ पे। और वो मॉन्स्टर बिना खुद ही सोचे समझे चारों तरफ से उसे घेरना चालू कर देता है। जब वो अटैक करता है तो एमसी समझ जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है, जो डीमन है, वो एक पॉइजनस डीमन है और ये बहुत ज्यादा जहरीला है, और इनकी फाइट चल रही होती है बहुत भयानक तरीके से। तो वो अपने इनर डीमन को बुलाकर उससे पूछने लगता है कि जियांग जिया हुआ, आखिरकार इस रेड कैंटीपिड की क्या स्टोरी है, इतना ज्यादा भयानक बीस्ट कैसी है। तो वो उसे बताने लगता है कि मैं अपने मोस्ट मैग्निफिशिएंट मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहूंगा। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि मैं एक ब्लड प्रिजन मोनार्च लार्वा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहां पर वो जो डीमन है, वो मॉन्स्टर अचानक से कुछ अजीब सा चीज करने लगता है, अटैक करने लगता है, एक बवंडर से बन जाता है, और जिस बवंडर के कारण आसपास की सारी चीजें उसकी तरफ खींची चली जाती है, और सभी लोग इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं, और हमारा एमसी और उसकी पूरी पूरी टीम भी उसी बवंडर में फंस जाती है। जिसको देखकर उसका सीनियर ब्रदर चिंता दिखाता है और कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर जियांग, क्या अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी हमारा एमसी अपनी लिटिल यानलान को बाहर बुलाता है ताकि वो उसे बचा सके। तभी उस कांगयून पियल से हमारी लिटिल यानलान बाहर निकल पड़ती है। जब यानलान अपनी पावर का यूज करती है तो जिसको देखकर शॉक हो जाता है एमसी, और कहने लगता है कि याल्लास ने ऑलरेडी उस आइस बेड का इस्तेमाल कर सी गॉड फ्रूट को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई है कम से कम 5 से 6 दिनों तक। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत सक्सेसफुल तो हो ही गई होगी। दूसरी तरफ जब याल्लान उनको इससे ज्यादा बुरी हालत में देखती है तो वो उन्हें बचाने के लिए अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करती है और कई सारे आइस क्रिस्टल उस बवंडर की तरफ छोड़ देती है, और फाइनली ये टोर्नेडो यहाँ पर बंद होता है और चैन की सांस लेते हो। तो सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि याल्लान का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये फाइनली में हमारी यहाँ पर बाहर निकलने में मदद नहीं करती तो हम बच नहीं पाते। लेकिन वो कैंटीपेट अभी भी जिंदा होता है और वो यालन पर अटैक कर पड़ता है, लेकिन यालन बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और पूरी तरीके से उस कैंटीपेट को वहीं पर जमा देती है बर्फ में। हमारा एमसी उसे आकर नजदीक से देख तो उसका सीनियर ब्रदर आकर उसे बताने लगता है कि जूनियर ब्रदर जियांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि जो ब्लड प्रिजन मोनार्च है वो डीमन रियलिम में एग्जिस्ट करता है, तो आखिरकार इसका जो लार्वा है वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो वो ड्रैगन आकर उसे सब कुछ बताता है, उससे कहने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या, आखिरकार जो हम लोग इस वक्त डीमन रियलिमी के आउटर पैरामीटर में जो मौजूद है। तो सीनियर सिस्टर कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कि हमें मिली है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो गॉडफॉल फॉरबिडन जोन है ये तो इस इलाके में आता है ना। तो ड्रैगन उसे बताने लगता है कि जो तुम कहने में लगी है वो बात भी सच है, क्योंकि 10,000 ईयर्स एगो यहाँ पर एक गॉड फॉल हुआ था, यानी कि गिर गया था या फिर मर गया था, ताकि वो इस डियर डीमन रियलमी को गार्ड कर सके और इन डीमंस को दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए ये अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी हमारा एमसी यहाँ पर उसको मार मारकर उसका सर फोड़ देता है और कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो हमें इस चीज को बिल्कुल भी जिंदा नहीं रखना चाहिए, हमें तो ज्यादा से ज्यादा मेरिट को इकट्ठा करना चाहिए। तभी उसका इनर डीमन बाहर आता है और घबराते चिल्लाते उससे कहने लगता है कि शिट मास्टर, आपने तो इस मॉन्स्टर को बिल्कुल पापड़ बना दिया, पापड़। आपको
कोई पता है कि जो ब्लड प्रिजन मोनार्च है वो अपनी लाइफ फोर्स इसके लार्वा के लाइफ फोर्स को सेंस कर सकता है बहुत ही दूर से। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब पक्का मारे जाओगे। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो उसकी पूरी तरह से फट जाती है और शॉक हो जाता है, और घबराने के कारण वो वहीं पर उसी के एक अगरबत्ती लगाकर और मैसेज लिखकर चला जाता है, और जाते जाते कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो फादर है वो डेफिनेटली हम पर अटैक करने के लिए नहीं आएगा, और ये मैसेज मैंने इसीलिए छोड़ा यहाँ पे ताकि वो हमें परेशान ना करे। दूसरी तरफ हम उस बंदे को दिखाया जाता है कि जो कोई डीमन लॉर्ड बनना चाहता है वो तो आगे की स्टोरी आगे पता चलेगा। और वो एक बंदा होता है वो उनसे पूछने लगता है कि कैसा रहा, क्या तुम तीनों की तीनों इस बात के लिए तैयार हो मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए। इसको देखकर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ली फेंग, आखिरकार दो जो तुम कह रहे हो कि क्या वो बात सच है। जब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे उस नेदर गॉड गॉड र्यून्स में एक बंदे को मारने के लिए, तो तुम उस नेदर गॉड क्लैन और जो ब्लड डीमन क्लैन है उसे मैनेज करने की परमिशन हमें दे दोगे। तो वो बंदा कहने लगता है कि ये तो नेचुरल सी बात, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो तुम्हें दो लोगों को और पकड़ के लाकर लेके आना मेरे पास, और उन बंदों का नाम है जियांग बेई और जियांग नान। तो वो कहने लगता है कि मैंने उन दोनों के बारे में सुना है, वो दोनों के दोनों तो तुम्हारे नीफीज है ना, तो तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो उनके साथ। ये बात सुनकर वो हंसता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। काफी समय पहले मैंने अपने फादर के नकली ऑर्डर्स को भी मार आई मीन उनके जो ऑर्डर्स है उन्हें मारने से भी मना कर दिया था, और अपनी सिस्टर को मैंने जबरदस्ती वापस लाया और उस नाइन अदर पूल में कम से कम 10 सालों तक बंद करके रखा गया है, और वहां पर मैंने उसे वहां पर कैद करके रखा। तो इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हें ज्यादा क्या करना है, दो नीफीज को तो पकड़ना है, इसमें कौन सी डरने की वाली बात है जब मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ। और वो तो देखो जो वो वेस्ट है ना हुआंग वू, वो एक नंबर का कचरा है, किसी काम का नहीं, एक नंबर का यूजलेस बंदा है। अब अगर हम इस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी जैंगना और जांगमे को पकड़ने के लिए। जब ये इनकी बातें चली रही होती हैं तभी अचानक से ये बंदा कुछ महसूस करता है और उससे कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे अभी अभी मेरी ब्लड लाइन की जो लाइफ फोर्स है गॉडफॉल फॉरबिडन जोन के अंदर ना डिसिपेट होते हुए महसूस हुई है। तो मुझे जल्द से जल्द उस गॉडफॉल फॉरबिडन जोन में सबसे पहले तो जाना होगा, और मैं भी तो देखूं आखिरकार किस ब्लाइंड बंदे में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया। ये बात सुनकर ये बंदा उससे कहने लगता है कि ओ ये चीज हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी क्या, इसका मतलब ये हुआ आखिरकार जो जियांग ब्रदर्स है वो भी तो उस गॉडफॉल फॉरबिडन जोन में मौजूद है अभी। तभी ये तीनों के तीनों उस गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, और वो काफी गुस्से में नजर आ रहा होता है। कहने लगता है कि भले जो डिमोनिक रियलमी हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर आते हैं एंटर करते हैं तो जो गॉड्स की जो गॉड्स फॉल फॉरबिडन जोन है वो हमारे रियलमी को सबलेस्ट करने में कामयाब रहता है, वो भी क्यों रियलमी तक। ये वाकई में हमारे लिए कितनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग वाली बात है, और काफी गुस्सा दिखाई रहा होता है। तभी उसका साथी उससे बोलने लगता है कि बिग ब्रदर जरा वहां देखो, जहाँ पर उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी होती है और हमारे एमसी पे लिखा हुआ एक मैसेज, जिसे पढ़ने के बाद ये बंदा और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और चिल्ला पड़ता है। तभी नेक्स्ट सीन हमें माउंट हेवन रेंज के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैप से ढूंढने में लगा हुआ है, और उसको देख देख कर घूम घूम कर परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो जगह जो लोग ढूंढ रहे हैं वो जगह उन्हें अभी भी नहीं मिलती, और कहने लगता है या क्या ये मैप बिल्कुल सही है, क्या हम लोग ऑलरेडी सही जगह पर जाने में लगे हुए हैं? हमारे सामने जो चीज है वो माउंट हेवन रीच है, जो फ्लेम नेदर ग्रास है वो ओल्ड डू के लिए जो जरूरत पड़ रही है वो हमें वहां पर मिल जाएगी। तभी मिस वांग वहां पर आती है पीछे से और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे मिरर ऑफ रिइंकार्नेशन के बारे में बिल्कुल भी मत भूलना, जब तुम्हारी जो फ्लेम नेदर ग्रास है तुम उसे हासिल कर लोगे, याद रखना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीछे से ड्रैगन भी आ जाता है और काफी खुश होते उससे कहने लगता है कि मेरे बारे में मत भूलना, मुझे भी तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए फीमेल ड्रैगन लेकर आओगे, वो भी लिटिल फीमेल ड्रैगन। और हमारा जो एमसी है वो जिम्मेदारी हो यानी कि डेप्थ यानी कि कर्ज के वजन से दबा जा रहा है जमीन में, और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे इतनी ज्यादा डेप्थ का सामना क्यों करना पड़ रहा है, वो भी इतनी यंग एज में। जब ये बंदा अपने आप को संभाल ही पा रहा होता है तभी वहां जलन पहुंच जाती है, और उसके पास पहुंचकर उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हूँ ना। और दोनों के दोनों कतई इमोशनल हो जाते हैं, और जब इन दोनों के बीच में रोमांस चली रहा होता है तभी दोनों के दोनों आई मीन सभी के सभी लोग इन दोनों के रोमांस को एंजॉय करने में लगे होते हैं, और गुस्से के मारे पॉइंट्स रीच पॉइंट्स उसे प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। और तभी हमारे एमसी को होश आता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है उन सभी को देखते हुए, अगर मुझे रेट पॉइंट्स कलेक्ट करने चाहिए थे तो मुझे सिंगल डॉग से कलेक्ट करने चाहिए थे। एक बार फिर से वो लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और इससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग मेरे साथ चलो, हम लोग जल्द ही माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन वो वहां पर पहुंचने की कितनी भी कोशिश कर लेकिन वो वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं, उन्हें घूमते घूमते कम से कम 2 घंटा हो जाता है, जिससे कि एमसी को गुस्सा आता है और मैप को जमीन पर फेंक कर कहने लगता है कि डैम इट, हम लोग इतने समय से चलने में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पे आए हुए हैं, और हमें देखकर लगता है कि हम सर्कल्स में घूम रहे हैं। तभी पीछे से हमारे एमसी का ब्रदर आता है और कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर, तुम्हारा जो इंस्टीट्यूशन था वो बिल्कुल सही था, मैंने अभी अभी ये बात अभी भी मैंने भी नोटिस की है, आखिरकार ये जो माउंटेन है वो हमें फॉलो करने में लगा हुआ है। अब जब ये बात इन सभी को पता चलती है तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी हमारा एमसी भी थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि डेफिनेटली इस तरीके से तो हम
कभी भी माउंट हेवन रीच को नहीं ढूंढने वाला और वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर उसे क्लाइम करने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूरी होगा। तो वो अपने ड्रैगन फ्रेंड से पूछने लगता है कि त्यांग जियाओ, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इस बारे में पता है क्या कभी भी कोई भी बंदा क्लाइम इस माउंट हेवनली हेवनली हेवन रीच पर कभी टॉप पर पहुंच पाया है, क्लाइम कर पाया है? तो ड्रैगन उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर कर पाया है एक बंदा। लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कि जो बंदा यहाँ पर आसमान से गिरा था उस वक्त वो यहाँ पर मर गया था कम से 10,000 ईयर्स पहले, और उसे वही बंदा इस माउंट हेवन रीच को क्लाइम कर पाया था। जब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो माउंट हेवन रीच है वो बना ही उस पर्सन के मरने के बाद था। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो, लेकिन इससे पता चलता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी गॉड था ना, तो आखिरकार ये यहाँ पर मरा तो मरा कैसे? तो ड्रैगन उससे बताने लगता है कि नहीं, ये उसके मरने के बाद गॉड बना था। तभी वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है मनी मन में, हमारा एमसी जो याल्लान है वो भी तो सी गॉड बन गई थी जब उसने सेम डिसीजन लिया था फर्स्ट सी गॉड के द्वारा उस कांगियन इल्यूजन। और अगर इस बारे में देखा जाए तो जो गॉड्स फॉलो फॉरवर्डन ग्राउंड है जो त्यांग जियाओ ने मुझे अभी बताया है अभी थोड़ी देर पहले, अगर उस बात पे मैं थोड़ा सा फोर्स करूंगा, ध्यान से सोचूं, तो सीनियर जो कि 10,000 पहले यहाँ पर आए थे और मारे गए थे, उन्होंने सभी के सभी डिमोनिक रियलमी के डिमंस को सप्रेस कर रखा गया है और उसी के बाद से वो मरने के बाद एक गॉड बन गए। और तभी दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहने लगता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, और एक माउंटेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि ये है वो माउंट हेवन रीच। हमें लगता है मुझे लगता है कि हमें मिसलीड किया गया था और हम इस वक्त ये सोचने में लगे हुए थे कि जो माउंट हेवन रीच है वो हमारा रियल माउंटेन है, लेकिन माउंट हेवन रीच का मतलब ये है कि तुम्हें गॉड के रास्ते पर हेवंस में असेंड करना है और गॉड बन जाना है। मेरी एनालिसिस के हिसाब से याल्लान गॉड तब बनी थी जब उसने अपने सी क्लैन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, और सीनियर तब गॉड बने थे 1000 ईयर्स पहले जब उन्होंने डीमंस को सप्रेस कर दिया था, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जब तक किसी का दिल ऐसा है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है ऑल लिविंग बींग के लिए, सभी के लिए, तो हम भी यहाँ पर और कहीं भी और कभी भी गॉड बन सकते हैं और हम भी हेवन में असेंड कर सकते हैं और कहीं भी और किसी। और ये बात भी सच है कि हर जगह माउंट हेवन रीच है और इसीलिए जो इल्यूजन है माउंट हेवन रीच का वो हमें फॉलो करते हुए आने में लगा हुआ है। इसीलिए ये साफ साफ पता चलता है कि हम में से कोई ना कोई तो गॉड जरूर बन सकता है। जैसे इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगती है और सभी के सभी लोग इस बात से एग्री होते हैं और फाइनली वो लोग क्लाइम करना चालू कर देते हैं उस माउंट हेवन रीच को गॉड बनने के लिए। और काफी देर तक ऊपर चढ़ते चढ़ते काफी थक जाता है हमारा एमसी और कहने लगता है कि फाइनली मैंने स्टेबलाइज कर लिया है अपने आप को। और जैसे ही वो अपनी आंख खोलकर देखता है तो सामने उसे एक पॉइंट दिखाई देता है और कहने लगता है कि ये तो वॉल्केनिक हेवनली लेक है ना। और तभी हमारे एमसी को जो चीज चाहिए थी वो भी उसे मिल जाती है, जो कि फ्लेम नेदर ग्रास होती है, जो कि हाफ यिन और हाफ यांग के नेचर में उगती है। इसका जो इनर नेचर है वो यिन का है और आउटर नेचर यांग का है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो वॉल्केनिक हेवनली लेक है वो उसी के पास क्यों उगती है ये चीज। तभी वहां पर वो 3 डीमंस भी आ जाते हैं उनके पीछे पीछे और उससे क्या लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई, किसने मेरे बेटे को मारा था, वो बंदा कहाँ पर है, जल्दी बाहर आके आ। जैसे हमारा एमसी उसकी आवाज को नोटिस करता है तो क्या लगता है कि अरे नहीं, उस लिटिल बग के जो फादर है वो हम पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। सीनियर, हमें लगता है कि माउंट हेवन रीच को इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। हमने तो इसे कितनी कठिनाई से ढूंढा था, लेकिन ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए? ये थ्री वियर्डोस है कौन? और अपनी जान बचाने के लिए हमारा एमसी और अंदर की तरफ जाने लगता है तो सारे के सारे डीमंस उसका पीछे करते हैं और उससे कहने लग उनको तीनों के तीनों उसे देख लेते हैं और कहने लगता है कि वांग यूहान, आखिरकार तुम तो ब्लड डीमन क्लैन की साइंटिस्ट हो, तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो? अब जबकि यहाँ पर मिस वांग की जो पोल है वो खुल चुकी होती है तो हमारे एमसी के ब्रदर को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आई मीन शॉक हो जाता है हमारा एमसी का ब्रदर। वो डीमन चिल्लाते हुए पीछे से कहने लगते हैं कि तुम रिथिस कल्टीवेटर के साथ क्या कर रही हो? तो जियांगन घबराते हुए उससे पूछने लगता है, क्या तुम ब्लड डीमन क्लैन की साइंटिस्ट हो, लेकिन कैसे? तभी वो डीमन अटैक करते उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एलिमिनेट करने वाला हूँ, तुम गद्दार कहीं की, तुमने डीमन सेट के साथ गद्दारी की है, उसके बदले में मैं तुम्हें मिटाने वाला हूँ। और जैसे ही वो डीमन उस पर अटैक करने वाला होता है तो मिस वांग अपने आप को बचाने के लिए एक सील्ड को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन उसकी सील्ड इतनी पावरफुल नहीं होती कि इस बंदे के, इस बड़ऊ के अटैक को झेल पाए। बड़ऊ उसकी सील्ड को दूर फेंकने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा रेसिस्टेंट हो, लेकिन देखते हैं तुम कब तक टिक पाओगी। और फाइनली वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है इसे निपटने के लिए। जब जियांगनान उस पर अटैक करते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है क्योंकि उसका जो पावर लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है। तभी मिस वांग देखती है कि इसके चेहरे के ऊपर किसी का खून आकर गिरा और वो खून किसी और का नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी के ब्रदर के जियांगनान का होता है, जो कि उसके पास आती है और उससे कहने आता है और उससे कहने लगता है कि मिस वांग, मुझे इस बात का खुशी है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और जियांगनान के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है जिसको देखकर मिस वांग काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसके तरफ जो खून बहने में लगा हुआ है वो उस पौंड में बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगता है और पूरा का पूरा पौंड लाल पड़ जाता है। तो हमारा एमसी के ब्रदर जियांगनान उससे कहने लगता है कि आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा है। तभी उस लेक में से एक अजीब तरीके का मॉन्स्टर आ जाता है क्योंकि वो खून की बदबू को सूंघ लेता है, यानी कि स्मेल को, जिसे बचाने के लिए हमारा जियांगनान उस मिस वांग के आगे आया था एक और बार फिर से। और जब ऐसा आता है तभी वो मॉन्स्टर वहां पर अटैक कर देता है हमारे जियांगनान पर
अब जबकि वो मिस वांग को बचाना चाहता था तो मॉन्स्टर उसे पकड़ वहां से अंदर ले जाने लगता है, और जिसको देखकर मिस वांग चिल्लाती है, जियांगनान नहीं। तो जियांगनान मुस्कुराते उसकी तरफ देखता है, उससे लगता है कि मिस वांग आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो पीछे से वो बंदा आता है डेमन, उससे कहने लगता है, ओह लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई गलतफहमी हो चुकी होगी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आयरॉनिकली देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है अगर तुम रितुदिस कल्टीवेटर को इस तरह से डाउन करना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जो मिस वांग है वो इस वक्त काफी ज्यादा उदास होती है और काफी सीरियस हो रही होती है। इसको देखने के बाद और इसकी बात सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बुढ़ऊ सही तो कह रहा है कि हम लोग कभी भी एक साइड पर नहीं थे, और ये बात भी सच है कि मैं उन दोनों को सिर्फ तब इसीलिए अप्रोच किया था क्योंकि मेरा काम था, किसी पर्पस के कारण स्टार्टिंग से ही मैंने इनको धोखा दिया था। और वो अपनी पुरानी यादों को सोचने लगती है कि आखिरकार किस तरीके से इनके साथ इसने समय बिताया है, और किस इनके साथ नहीं, खासकर हमारे ब्रदर के, हमारे एमसी के ब्रदर के साथ जिसका नाम है जियांगनान। और वो उन मोमेंट्स को याद करने लगती है कि आखिरकार कितने ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, और वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोते रोते उस पर कूद पड़ती है, और उससे कहने लगती है कि मैं उन सभी को अपना फ्रेंड समझती हूँ, तो मैं इसे बचाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए कूद पड़ूंगी। और वो भी उसमें कूद जाती है उस लेक में, और कूदते कूदते कहते हुए जा रही होती है कि जियांगनान तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही। जिसको देखकर ये बड़ू काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और इससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बढ़ना चाहती होगे। लेकिन मिस वांग इस वक्त काफी ज्यादा अपना मन बना लिया है अच्छे तरीके से कि वो कुछ भी हो जाए जियांगनान को बचाने के लिए आगे जाएंगी, और समंदर में उस लेक में काफी गहराई में उसकी तरफ बढ़ने लगती है उसे बचाने के लिए। लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती क्योंकि वो पानी के अंदर होती है और वो सांस नहीं ले पाती। और तभी अचानक से उसकी आंखें जब धीरे बंद होती है तो वो सोचने लगती है और कहने लगती है कि मैं एक नंबर के यूजलेस हूँ पूरी तरीके से। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट अपने आप को नहीं बचा सकती, बल्कि अपने जिसको मैं पसंद करती हूँ मैं उसे भी ना बचा सकती। तभी मिस वांग की नजर एक अजीब सी चीज पर जाती है जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है, ये शेप ये तो बिल्कुल किसी सरफेस की तरह लगता है इस लेक की। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन है ना। आखिरकार जो मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन है वो यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। लेजेंड्स में कहा जाता है कि जो मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन है वो सब कुछ देखता है आसमान से जमीन तक और सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मुझे चाहिए वो यहाँ पर मिलेगी। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार मैं अभी तक इस मिरर ऑफ रीइंकार्नेशन को क्यों नहीं ढूंढ पाई। तभी यहाँ पर हमें मिस वांग यानी कि छोटी लिटिल मिस वांग को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर सो रही होती है और उठती है और कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं अभी भी यहाँ पर नहीं सो गई थी। तभी पीछे से मिस वांग यूहान के उसके पेरेंट्स उसे बुलाते तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और उससे कहने लगती है कि डैड मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो, और इमोशनली जाकर अपने पेरेंट्स को गले लगा लेती है और कहने लगती है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। और मन ही मन में कह रही होती है कि जो लेजेंड्स है मिरर ऑफ इनकेशन के वो सारे के सारे सच है, मैं यहाँ पर अपने मरे हुए पेरेंट्स को देख सकती हूँ। तो उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि आखिरकार हमने तो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक तो नहीं देखा, तो हमारी जो लिटिल यू है वो इस तरीके से क्यों रोने में लगी हुई है और हमें मिस कर रही है। तो वो रोते रोते कहने लगती है कि बस मेरा मन हुआ रोने का तो रोने लगी। तभी उसका फादर से कहने लगता है कि ठीक है बहुत हो गया, तुम्हारे जो मॉम एंड डैड है उन्होंने भी तुम्हें काफी मिस किया। अब तुम्हारे जो अंकल हुंग्स यू है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए आए हुए हैं, क्या जो लिटिल यू आन है वो उनसे मिलना चाहेगी। तभी मन में सोचते हुए काफी सीरियस हो जाते हैं और इससे कहने लगते हैं कि ये वही समय था जब वह लोग मारे गए थे, जब हवांग जू ने मुझे ढूंढा था उस समय पर बैंक माउंटेन पर। उसने मुझसे मिलने के बाद मुझसे कहा था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ब्लड डीमन क्लैन और कल्टिवेटर्स के बीच में जब फाइट हुई थी उसके दौरान मारे गए थे, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसको सौंप दिया था उसे संभालने के लिए, और ये बंदा मुझे अपने साथ ले गया। लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ जाने के लिए मना किया, और लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को जाकर ढूंढने की कोशिश की तो वो ऑलरेडी वहां से मारे जा चुके थे। और कई सारे जो कल्टीवेटर्स है वो मुझे अपने साथ ले जाने नहीं चाहते थे, लेकिन भले ही जो हुआंग जियो अंकल हैं उन्होंने मुझे एडॉप्ट तो कर लिया था। तभी कल्टीवेटर जैसे उसे मारने के लिए आते हैं तो उसका अंकल उसके सामने आता और कहने लगता है क्या क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुमने पूरे के पूरे ब्लड डीमन क्लैन को पूरी तरह से अनहेरिट कर दिया है, लेकिन तुम अभी भी एक छोटी सी बच्ची को टारगेट करने में लगी हुए हो। लेकिन भले ही उसने मेरी जान बचा ली थी उस मोमेंट पर, लेकिन मुझे अभी भी हेडिस पे बहुत ज्यादा सस्पिशियस रही है और मैं अभी पूरी तरीके से इस पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं सच्चाई के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। तभी लिटिल लिटिल वांग अपनी मॉम के पास जाकर उससे कहने लगती है कि मॉम युवांग आपके साथ रहना चाहती है और बटरफ्लाई पकड़ना चाहती है, तो इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगी कहीं और। जिस बात को सुनकर उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि ठीक है तुम्हें ओबिडेंटली यहाँ पर हमारी बात माननी पड़ेगी और इधर उधर मत घूमना। ये बात समझ में आ गई। तो वो कहने लगती है कि ठीक है मॉम और डैड आप जल्दी से यहाँ से जा सकते हो। तभी जो बड़ वाली मिस वांग होती है वो उसको सब कुछ देख रही होती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं एक बार वहां पर चले जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार उन्हें मारने वाला कौन था। लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए सच्चाई के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। जहां पर वो अपने अंकल को साथ बैठे हुए देखती है अपने पेरेंट्स को, तो उसका अंकल उसके पेरेंट्स से कहने में लगा हुआ होता है कि हुआंग जियो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। और मिस वांग छत के ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन में कह रही होती है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ, उनकी सारी की सारी बातों को सुन सकती हूँ। तो उसका डैड उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम काफी ज्यादा पोलाइट हो सेकंड ब्रदर, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, फ्रीली कह सकते हो। तो हेडेस उससे कहने में लगा होता है कि ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ तुम्हें तो पता ही होगा कि जो ओल्ड डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा बुढ़े होते जा रहे हैं और काफी समय हो
चुका है उन्हें सेक्युलेशन में कल्टीवेट करते हुए, और अभी तक वो काफ़ी समय से 10,000 डीमंस सेट के अफेयर्स को मैनेज नहीं करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं वहाँ पर रूल करूँगा और तुम उसमें मेरा साथ दो। ये बात सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर हमारे ओल्ड डीमन लॉर्ड को धोखा देना चाहते हो, उनके साथ गद्दारी करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी इसके साथ सपोर्ट करूँ और तुम्हारी मदद करूँ। ये बात सुनने के बाद उसका अंकल उससे कहने लगता है कि ब्रदर, आपको शांत हो जाना चाहिए। आखिरकार जो वर्ड बिट्रेयल है, जो गद्दारी आप कह रहे हो, वो काफ़ी द अनप्लीजेंट है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो ओल्ड डीमन लॉर्ड है वो काफ़ी बूढ़े होते जा रहे हैं और अब उन्हें अपने अपने सिंहासन से उतर जाना चाहिए। अब सारा जो काम है वो हमें संभालना चाहिए। ये बात सुनकर लिटरली वांग यूहान की मॉम मुझसे कहती है, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जो डीमन लॉर्ड है वो 10,000 डीमन सेट के लॉर्ड है और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है हेवनली डीमन गार्डन के द्वारा। तुम एक बात का ख्याल रखो, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारे साथ पता है क्या होगा। यहाँ तक कि अगर तुम ओल्ड डीमन लॉर्ड को मार भी दो किसी तरीके से तो ये तुम्हारे लिए यूजलेस होने वाला है। तो वो बंदा उससे कहने लगता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल लेने वाला हूँ इटर्नल नाइट पर, इटर्नल नाइट क्लैन और नेदर क्लैन का। ये बात सुनकर वो जो मिस वांग होती है वो काफी सरप्राइज होती है और इससे कहने लगती है कि अच्छा, तो जो हुआंगजू है वो ऑलरेडी कंट्रोल करने में लगा होता है इटर्नल नाइट और नेदर क्लैन को काफी समय से पहले थे। अब समझ में आया कि जो आंट ली वान है उसे किस तरीके से कैप्चर कर लिया गया था, कोई भी यहाँ पर इटर्नल नाइट क्लैन का उन्हें रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं आया। तभी बंदा उसके फादर से कहने लगता है कि जब तक तुम मुझे सपोर्ट करोगे ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरी रियल पावर आने के बाद जो 10,000 डीमन सेक्ट है आपको भी उसमें हिस्सा मिलेगा और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। और मुझे इस बात से कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जो हेवनली डीमन गार्डन है वो मुझे एक्नॉलेज करता है या फिर नहीं करता, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसकी बकवास को बंदा बिल्कुल भी झेल नहीं पाता और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला उससे कहने लगता है कि अगर तुम इसी तरीके से गलत रास्ते पर चलते रहे तो मुझे पर कोई भी मौका नहीं बचेगा। आई मीन मुझ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तुम पर चार्जेस लगाने के लिए। आई मीन चार्ज लगाने के अलावा और पकड़ने के अलावा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंसाफ तो करना ही पड़ेगा। तभी ये हेडेस वहां पर दो तालियां बजाता है और अपने कई सारे दोस्तों को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम मुझे इंसाफ दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्पेशली प्रिपेयर किया है यहाँ पर तुम्हारे लिए ये आइटम, ये चीज और ये सिचुएशन, ताकि मैं ऐसी जैसी घटना अगर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो, तो मैं तुम सभी को सामने से हटा सकूं, ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हेडेस उनसे क्या लगता है कि जब तक तुम दोनों मर जाओगे तो भले ही तुम इस बात से एग्री हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरकार जो 10,000 डीमन सेक्ट है उसमें जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोगों को तो यही लगेगा कि तुम्हें दोनों को रुथिदिस कल्टीवेटर के द्वारा मारा गया था और मुझे कोई भी यहाँ पर सस्पेक्ट नहीं करने वाला। इस बात को पता चलते ही जो हमारी मिस वांग होती है वो कतई आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता था, मेरे जो इंस्टीट्यूशन थे वो सही कहने में लगे होते, वो सारी की सारी घटना की गई थी वो हुआंग जियू के द्वारा की गई थी जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा। और वहीं पर रोना चालू कर देते और कहने लगते कि डैम इट, एक्चुअली में मैंने इस विलन को अपने फादर की तरह ट्रीट किया था इतने साल होता, और चिल्लाते कूद पड़ती है कि हुआंग जियाओ मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। और जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है तो वहां पर एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है और वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और पता चलता है कि उस पोर्टल से बाहर निकलने के बाद वो सीधे के सीधे हमारे जियांग नियान के गोद में जाकर गिर जाती है। तो जियांग नियान उससे क्या लगता है कि मिस वांग, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए आ चुका हूँ। जब वो अपने आप को जियांग नियान की बाहों में पाती है तो वो काफी शर्मा जाती है और लाल पड़ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई हो, ये क्या चीज सिचुएशन हो रखी है। तो जियांग नियान उसे बताता है और उससे क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ड्रैग कर लेकर आ गया था, खींच के लाकर आ गया था वाटर प्लांट्स के द्वारा जो कि इस हेवनली लेक में मौजूद थे, और जिन्होंने मेरी जान बचाई थी वो मास्टर सांजांग थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर बचा लिया। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास खास एक स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद है और उनके पास जितनी भी सारी की सारी ये टेक्निक्स थी कल्टीवेशन उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवा दी ताकि मैं इन्हें यूज कर पावरफुल बन सकूं। ये बात सुनकर मिस वांग काफी सरप्राइज हो जाती है और जब ये बात इसे पता चलती है कि कहीं ये जागना कहीं मॉन्क तो नहीं बन जाएगा फ्यूचर में। अरे नहीं, और भाई साहब ये सरप्राइज क्यों हो रही है तो समझ ही गए होंगे, कहीं ये मॉन्क बन गया तो इसका क्या होगा। लेकिन जियांगना ने यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं, तो वो मिस वांग का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है और कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर लेकर जाता हूँ, और एक्टिवेट कर देता है एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की फाइट चल रही होती है उन सभी कैंटिपीड से और वो अटैक करते हैं। उससे कहने लगता है कि 10,000 फीट चेजिंग, सभी के सभी कैंटिपीड जब उसका पीछा कर रहे होते तो एमसी चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम अपने ग्रैंड मदर का पीछा ऐसे कर रहे हो जैसे कि भाई साहब तुम, मैंने पता नहीं तुमसे क्या चुरा लिया हो, तुम लोग यहाँ पर इतने सारे पैरों का इस्तेमाल कर रहे हो, 4-4 पैरों का, 10-10 पैरों का, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पैर हैं। ये तो चीटिंग हो रही है ना, हम नहीं खेल रहे यार, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम में कोई शर्म नाम की चीज है। और ऐसा कहते कहते हमारा एमसी टकरा कर सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है और एक कैंटिपीड उसके पास चढ़ जाता है ऊपर। तो बंदा उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक हेगू रियलमी के कल्टीवेटर हो, तुमने मुझे दौड़ा दौड़ा कर वाकई में बहुत ज्यादा थका दिया है, तुम्हारे पास मानना तो पड़ेगा कुछ स्किल्स तो मौजूद है। तभी एक बंदा उसके पास आता है और वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिसको देखकर उसे गुस्सा आती है और वो चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि ली यूआन, आखिरकार तुम ये क्या करने में लगी हुई हो, तुम इंटरप्ट क्यों करने में लगी हो मेरी ग्रैंड एंट्रेंस को। दूसरा बंदा कहने लगता है कि बॉस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो
दोनों के दोनों जो बीचेस हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। वे हरामी लोग हमें, मेरे लिटिल बैट्स को और मुझे बुरी तरीके से आइस कोन्स के द्वारा टक टक करते हुए जा रहे हैं। वो लोग हमें इतना छेद कर रहे हैं, इतना छेद कर रहे हैं, इतना छेद कर रहे हैं कि साला हम कंफ्यूज हैं कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। मजा आया ना। तभी उसे उसकी याद आती है कि ब्लड प्रिजन मोनार्क, क्या तुम लोगों ने जियांग बेई को पकड़ लिया है अभी तक? मेरा जो पेशेंस है वो खत्म होते जा रहा है। जब टेलीपैथी से उसकी बात होती है इस तरीके से तो वो काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये जो गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड है वो रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे रियलमी को। तो जो कल्टिवेटर्स हैं उनकी भी कल्टिवेशन काफी ज्यादा हाई है, तो पुशओवर्स नहीं है ये लोग, तो हमारी फाइट करना इनसे काफी ज्यादा हार्ड होते जा रहा है। खैर वो सब छोड़ो, हमारा एमसी यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है उनके एंटीबॉडी के कारण, और वो काफी खुश होते हैं। उसे बताता है कि हमने ऑलरेडी जियांग वेई को पकड़ लिया है, जो कि हॉली सन ली फेंग है, जो आप चाहते थे हॉली सन ली फेंग। जो जियांग नान के बारे में बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उस लेक में जाकर गिरकर मारा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि वो जिंदा बचेगा भी। हमें यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अब हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। जिसको देखकर यालन उसके पास आती है और मिस लिन को रोकते हुए उससे कहने लगती है कि आप यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वो काफी घबराते हुए दिख रही होती है और कह रही होती है कि जियांग भाई अब क्या करें, जो लोग जियांग भाई को तो पकड़ कर ले गए। और इसी तरीके से कंट्रोल करती है तो पता चलता है कि ये जो यालन है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तो मिस लिन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछने लगती है यालन क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे बताती है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है मेरे शरीर से ज्यादा मैंने यूज कर ली है और मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था इनसे निपटने के लिए। मुझे इस बात का डर है कि अगर हम लोगों ने इनका पीछा इस तरीके से किया जबरदस्ती तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होने वाली है वो हमें जाकर ब्रदर जियांग और मिस वांग को बचाना चाहिए। मुझे ये सेंस होने में लगा हुआ है कि इनकी जो लाइफ फोर्स है वाटर एलिमेंट की इस हेवनली के अंदर वो अभी भी जिंदा है। जो बचाने वाली प्रोसेस है वो इन लोगों ने ड्रॉ नहीं की है। खैर डायरेक्टली वो लोग सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं, सुरक्षित आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो मिस वांग उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम सभी को इस तरीके से बेवकूफ बनाया। तुम लोगों को मैं सच सच बताऊं तो मैं क्रिएशन सेक्ट के डिसिपल नहीं हूँ, मैं बस सेंटेस हूँ ब्लड डीमन सेक्ट। और इनिशियली मैंने तुम लोगों को अप्रोच किया था जियांग नान और जियांग बेई को, वो भी हुआंग वू के ऑर्डर पर, ताकि मैं तुम लोगों से कांगयुन पीरियड को चुरा सकूं और तुम्हें कैप्चर कर सकूं। लेकिन बात रही गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड में एंटर होने के लिए और मिरर ऑफ रिइंकार्नेशन के बाद ढूंढने के लिए, वो सारे के सारे जो डिसीजन है वो मैंने हुआंग वू के ऑर्डर के खिलाफ लिए थे। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं है कि मैंने जियांग नान और जियांग वेई को इस गॉडफॉल फॉरबिडन ग्राउंड में लेकर आया, आई मीन लेके आई हूँ। तभी हमारी यालन उसके पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मिरर ऑफ रिइंकार्नेशन, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? तो वो मिस वांग उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि जी हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया है। और तो और इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता चल चुका है कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स का मर्डरर कौन है। ये बात सुनकर यालन उससे पूछती है अच्छा तो कौन है? तो मिस वांग उसे बताने लगती है कोई और नहीं बल्कि मैं हेड, जो कि नेदर गॉड क्लैन को भला ही उन लोगों ने मुझे इस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। लेकिन मैं मुझे अपने दुश्मनों ने ही पाल कर बड़ा किया, अब वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेकर ही रहेंगी। ये बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि मैं उनकी जाकर मदद करूं उनके कामों में, इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जियांग बाई के बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी। और तभी वो एक टोकन देती है और उससे कहने लगती है कि मिस लिन सीनियर ब्रदर क्वीन, आपको ये जो जेट टोकन है वो प्रेसिडेंट ओयोंग जियानफेंग के पास लेकर जाना है और उनके पास जाकर उन्हें बस इतना कह देना है कि जो समय है वो आ चुका है और वो समझ जाएंगे कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी हमें 10,000 डीमन सेक्ट पर दिखाया जाता है रेपेटेंस क्लिप पर, और ये बंदा कल्टीवेट करने में लगा हुआ सेकुलेशन में। ये कोई और नहीं बल्कि मैं ली पेंग है, जो कि ओवरलॉर्ड रियलमी का बंदा है, 10,000 डीमन सेट का लॉर्ड। वो अचानक से कुछ महसूस करता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है और आंखें खोलकर अपनी सेकुलेशन एरिया से बाहर निकलता है और कहने लगता है मुझे यहाँ पर मेरे डिसेंडेंट की ब्लड लाइन महसूस होने में लगी हुई है, कम से कम 10 साल बाद। यहाँ पर मैं 10 साल बाद अपने इस कल्टीवेशन से बाहर निकलने में लगा हुआ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों लोग हमारे एमसी को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं, और जो बंदा जो लॉर्ड होता है इस 10,000 डीमन सेट का, वो भी उड़ते उड़ते उनके पास आता है। उन्हें देखने लगता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये सब करना क्या चाहते हैं। ये लेकिन देखकर उसे समझ जाता है, शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि डैम इट, ये तो हमारे डिसेंडेंट है, ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है, मैं जो सेंस करने में लगा हुआ हूँ इनके साथ ये क्या करने वाले हैं। तुम जल्दी से जाओ और हमारे इस बंदे को रिलीज कर दो। जब ये दद्दू हमारे एमसी को बचाने के लिए आगे आता है तो तीनों की फट जाती है और वो काफी तक घबरा जाते हैं और समझ नहीं पा रहे तो करे क्या। दूसरी तरफ हमारे एमसी की टीम होती है, वो भी उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और जियांगनान उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम मेरे ब्रदर को छोड़ दो जल्द से जल्दी। मिस लिन भी पहुंच जाती है और वो भी यही कह रही होती है कि जी बिल्कुल सही कहा इसने, हमारे जियांग बॉय को वहां पर छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होने वाला। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि हे ब्रदर आखिरकार तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा तेजी से कैसे आ गए। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का फादर और हमारे एमसी की मदर दोनों के दोनों वहां पर पहुंच चुके होते हैं। तो वो आकर वहां पर घबराते हुए कहने में लगी हुई होती है कि जल्दी से मेरे बेटे भाई को छोड़ दो। जब हमारा एमसी उन दोनों को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे देखकर कहने लगता है कि मॉम आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आ गई, आई मीन कैसे आ गई। और जब ये बात हमारे एमसी के पप्पा को पता चलती है तो इतनी उसे कितनी गुस्सा आती है उसके बाप को, वो चप्पल उतार के सीधे हमारे एमसी के सर पर फेंक के मारता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मदर की चिंता हो रही है, मेरे बारे में तुम सोच भी नहीं रहे हो। और भाई साहब ये सीन बहुत ज्यादा कॉमेडियन होता है, जहां पर उसका फादर उसे बताने लगता है कि तुम्हें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा जो फादर है वो एक रेनोवेट जीनियस हुआ करता था इस स्टारफॉल कंटिनेंट का, मुझे इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, इसी का मैंने फायदा उठाया
अपने इस एनिमी के बेस पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, घुसने के लिए, और बिना किसी परेशानी के, बिना समय बर्बाद किए मैंने तुम्हारी मदर को रेस्क्यू कर लिया और बचा लिया। तभी हेडेस वहां पर पहुंच जाता है और उनको देखकर कहने लगता है कि ओह, तो तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो। और पता चलता है कि हेडेस इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और अटैक करते उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ, पूरी की पूरी फैमिली एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम सभी को एक बार में साफ कर देना चाहिए और मुझे एक एक कर चुन चुन के तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही वो जो लॉर्ड होता है, डीमन लॉर्ड, वो उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि हे फिंगर, ये क्या, ये तुम हो? तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो? और आखिरकार तुम इतने ज्यादा सोल्जर्स को अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी हेडिस उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? सीधी सी बात है कि हम लोग यहाँ पर रिबेल करने के लिए आए हैं और तुम्हें मारने के लिए। जब वो अपने पावर से अटैक कर देता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर उस बड़ों को काफी गुस्सा आने लगती है डीमन लॉर्ड को, और उस पर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हुआंग जियो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुमने मेरे फिंगर को ऑलरेडी पजेस्ट कर लिया है? और वो हमारे एमसी से पूछने लगता है, ये दद्दू, आखिरकार तुमने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा है? तो हमारा एमसी से बताता है और उससे कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी अभी सभी सही समय नहीं है इस तरीके से बात करने के लिए, अभी हमें इनसे फाइट करना चाहिए। और तभी हाथ पकड़ वह लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और बताने लगता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमें सबसे पहले यहाँ बचकर निकल लेना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि हमें सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए इस पेस्ट को, वांग जियो। अब क्या करें हम? तभी यहाँ पर हमारे एमसी की जो फीमेल टीम्स होती है वो भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। तो मिस लिन भी वहां पर पहुंचकर सभी लोगों के जितने साथ अपने साथ लोग लाई है उन पर अटैक करने के लिए वो भी ऑर्डर दे देती है। जब दुश्मन की संख्या और इनकी संख्या में बहुत ज्यादा फर्क होने लगता है, इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो दुश्मन की फट जाती है, उनके पसले छूट जाते हैं और वो कहने लगता है कि यहाँ पर अब क्या होने में लगा हुआ है, अब हम क्या करें? तो एमसी चिल्लाता है और कहने लगता है कि ब्रदर, जल्दी जाओ और इस बंदे को पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसे मारना पड़ेगा, हमें तभी इंसाफ मिलने वाला। और तभी वहां पर दो टीम्स के बीच में भयानक युद्ध चालू हो जाता है, एक दूसरे को मारने के लिए वे आगे बढ़ने लगते हैं। और पता नहीं क्यों पर जो फाइटिंग सीन है वो यहाँ पर कट कर दिया जा चुका है, इनकी फाइट को वहीं पर खत्म किया जा चुका है। और पता चलता है कि फाइनली ये लोग उस फाइट को जीतने में कामयाब रहते हैं, तीनों की तीनों किसी तरीके से, और उनके पास जितने भी दुश्मन होते हैं वो उसे बिना किसी परेशानी के हराने में भी कामयाब रहते हैं। तभी दद्दू आकर उससे क्या लगता है कि जिया हुए, आखिरकार तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या प्लान है? आखिरकार तुम हम सभी के साथ इस 10,000 डीमन सेट के साथ क्यों नहीं रह सकते? नन्नर, आई मीन न्यान, और तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर रह सकते हैं, जियांग नान, यानी कि तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर। तो हमारा एमसी तुरंत अपना मुस्कुराते उससे मना करता है दद्दू से, और उससे कहने लगता है कि आपको इसके बारे में भूल जाना चाहिए। ग्रांडपा अभी भी प्रेफर करता है कि मुझे जो मून एक्सेस कंटिनेंट है वही मेरा घर है और वही मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरकार मुझे जल्द से जल्द घर पर वापस जाना है और प्रपोज भी तो करना है मार्शल किंग के मेंशन पर जाकर, ताकि मैं इससे जाकर शादी कर सकूं, यानी कि याल्लान से। जब याल्लान ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह लाल पड़ जाती है। तो यहाँ पर जी डिसाइड हो चुका है कि यहाँ पर इनकी सेटिंग हो चुकी है पूरी तरीके से। तो एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि याल्लान को मैं इस तरीके से अपने साथ घुमाता नहीं रख सकता और इसे इतना ज्यादा इंतजार भी नहीं करवा सकता। अब समय आ चुका है कि अपना काम किया जाए। जहाँ पर हमारे एमसी की टीम और एमसी का ब्रदर दोनों के दोनों शिप में बैठकर जाने लगते हैं, तो पीछे से मिस वांग 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 आती है और उससे कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हें भी कभी कभी अपने घर पर आ जाना चाहिए यहाँ पर आने के लिए। दूसरी तरफ उसका जो फादर होता है एमसी का, वो अपने कल्टीवेशन से उस बोट को उड़ाने में लगा हुआ था उनकी मदद करने के लिए। जैसे भी बोट वहां पर आ जाती है तो वो सभी लोग चढ़ने लगते हैं। तो एमसी कहने लगता है कि ठीक है, हम समझ चुके हैं, हम जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे ग्रांडपा। तभी अचानक से उसे ग्रांडपा को कुछ याद आता है और उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको। और जहाँ पर ग्रांडपा अपने उस मिस वांग को उठाता है, तोप में भरता है और उस तोप में भरते रिलीज करते उससे क्या लगता है कि जो अच्छी चीजें आती हैं वो हमेशा पेयर्स में आती है। मुझे लगता है कि जो युवान है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने में लगी हुई है जंगनान में, और वो वहां पर उस तोप को रिलीज कर देता है। भाई साहब, गिफ्ट देने का क्या ही तरीका है! कितने लोग इस तरह का गिफ्ट लेना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और जैसे ही वो उसे थ्रो कर देता है उस तोप में भरकर, तो सीधे जाकर जो मिस वांग होती है वो हमारे एमसी की ब्रदर जियांग नान की गोद में जाकर गिर जाती है। और यहीं पर हमारी जो स्टोरी लाइन है वो हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। आखिरकार उनकी जो हैप्पी एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है ना, जियांग नान उसे पाकर काफी खुश होता है और खसते हुए उससे कहने लगता है कि जो सी आपकी आज्ञा ग्रांडपा, मैं यूहान का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। और ग्रांडपा रोते रोते चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें हमसे भी मिलने के लिए कभी कभी आते रहना चाहिए, ठीक है, हमारे बारे में भूलना मत। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ ये सीरीज ही खत्म होती है। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो ऑथर है इसने लास्ट चैप्टर को इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर दिया है भाई। एक ही चैप्टर में पूरी की पूरी स्टोरी लाइन खत्म कर दी। और भाई साहब, यहाँ पर जिस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है, अब मुझे नहीं पता कि आगे कोई नेक्स्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा, पर मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, क्योंकि ना तो कोई अब दुश्मन बचा है ना कोई स्टोरी बची है और कुछ साला बचा ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला, कुछ आएगा तो तब के तब देखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर ये सीरीज और ये सीरीज सीजन सब कुछ खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ बने रहे और आपको ये पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ नए समय के साथ। तो भाई प्लीज यार मेरी मदद कर दो, कोई तो सब्सक्राइब कर दो यार, 100 के करवा दो यार प्लीज। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, आपसे बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई खर्चा पानी नहीं मांग रहा हूँ। आप ऐसे करके सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, नई सीरीज के साथ। बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा सभी के सभी लोग। बाय बाय।